जो ये एग्रीगेटर एप्लीकेशंस हैं ये इतने स्मार्ट हो गए हैं हम्म, कि वो आपका ट्रेंड देखते हैं, आपका ट्रेंड मॉनिटर करते हैं कि भाई आप किस खाने को ज़्यादा पसंद करते हैं। हम्म। दिन के वक्त अगर ऑर्डर करते हैं तो क्या ऑर्डर करते हैं, रात के वक्त अगर आप ऑर्डर करते हैं तो क्या ऑर्डर करते हैं। ऐसा लगता है अगर आप उनसे टोमेटो केचप मांग लें तो उनकी जान निकल जाती है। लेट्स से 2 दिरहम, 1 दिरहम, 1 मनात, वट एवर द कॉस्ट है। तो ऐसा क्यों होता है कि वो केचप का क्या प्रॉब्लम है ये? बहुत बड़ा स्कैम है एक, हम्म, कि आप एक चलता हुआ रेस्टोरेंट जो है ना वो ले लें और हमारे पास तो लाइसेंस भी है, हमारे पास तो फर्नीचर भी है, हमारे पास तो किचन भी है, हमारे पास मेन्यू भी है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर चलता हुआ बिजनेस है तो वो शख्स बेच के क्यों जाए। चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे आर्किटेक्ट हो, चाहे फाइनेंशियल एडवाइज़र हो, वो उसके जहन में बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि यार कभी ना कभी ज़िंदगी में एक रेस्टोरेंट ज़रूर खोलना है, एक कैफ़े ज़रूर खोलना है। भाई हमें जिस कुजीन की समझ ही नहीं है, अलिफ बे नहीं पता हमें, तो मैं उनको बताता हूँ, मैं उनको समझाता हूँ कि आपको देसी कुजीन की भी ABCD नहीं पता आपको। मैं उनसे पूछता हूँ कि आप मुझे बताएं कि 10 किलो की देग कैसे बनती है, आप बता सकते हैं। हाँ। इंस्पेक्शंस कितने फ्रीक्वेंट होते हैं? कभी भी हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, महीने में भी एक दफ़ा हो सकते हैं, हफ्ते में भी एक दफ़ा हो सकते हैं, और अगर उनको कोई चीज़ क्वेश्चन मार्क कर गई है तो हो सकता है कि वो बैक टू बैक रोज़ाना आए आपके पास, अपने डॉक्यूमेंट्स निकालें, कितने लोग वीज़े पे हैं, कितने लोग वीज़े पे नहीं हैं, अच्छा। टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हैं नहीं कर रहे, आप टैग्स लगे हुए नहीं लगे हुए, एक्सपायरी डेट्स लिखी हुई है नहीं लिखी हुई, आपकी एक एक आइटम पे एक्सपायरी डेट्स का स्टिकर लगा होना चाहिए। तो शारिक भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक वाली भाई, आप बताएं कैसे हैं। ठीक है। बस अल्लाह का शुक्र है, A1 ज़बरदस्त। आपका कुछ टिकटॉक का और इंस्टाग्राम का कंटेंट मैंने देखा था, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था, खासतौर पे एक वीडियो जिसके अंदर आपने पूरा क्लाउड किचन को दिखाया था ना, उसका वो हाँ, अंदर से सर्वे सर्वे करवाया था करवाया मैंने। था। वो बड़ा इंसाइटफुल था कि क्या क्या चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही होती हैं। सो आज की जो वीडियो है, नॉर्मली लोग मुझसे, मैं इन्वेस्टमेंट्स पे ज़्यादा बात करता हूँ, मैं बिज़नेस पे भी अब बात करना शुरू कर दी है, क्योंकि मुझे लोग रीच आउट करते हैं, मुझे खुद भी मज़ा आता है इन चीज़ों पे बात करने में। लेकिन आज तक मैं मतलब यही सोच ही रहा होता हूँ कि किस तरह से उसको लेके चला जाए, और ऑथेंटिक लोगों को बुलाना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ट्रू ट्रू। लोग भी सही आएँ। तो आपका जो बैकग्राउंड है, पहले तो मुझे अपना बैकग्राउंड बताएं, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, एंड देन वो किस तरह से आपने पूरा ये जर्नी आपकी रही है। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं पहले। जर्नी इज़ लाइक कि मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ, सही है, और इंजीनियरिंग के बाद मैंने एक इलेक्ट्रिकल कंपनी ज्वाइन की, काफ़ी बड़ी कंपनी थी। वहाँ ज्वाइन करने के बाद फिर वहाँ पर मेरी प्रमोशंस रहीं, काफ़ी बैक टू बैक प्रमोशंस रहीं। उसके बाद फिर मैं मलेशिया चला गया, फिर उसके बाद फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया सिंगापुर, उसके बाद फिर दुबई आ गया। दुबई से भी फिर आगे ट्रांसफ़र हो रहा था, तो फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। हालांकि जब मैं सिंगापुर से इधर आ रहा था तो मैंने मना करने के लिए, सिर्फ मना करने के लिए मैंने ऐसी सैलरी डिमांड कर ली थी यहाँ पर, जो कि मुझे पता था कि मुझसे ज़्यादा बड़े ग्रेड वाले को भी नहीं मिल रही, लेकिन सही। उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और सही। फिर मेरे पास कोई रीज़न नहीं था नहीं जाने का दुबई। ठीक। और फिर दुबई आ गया, तो फिर मैं दुबई से जाने का फिर मेरा दिल नहीं किया हम्म। आगे, कि मैं हम्म। स्पेन की तरफ, जब मेरा ट्रांसफ़र हो रहा था तो फिर मैंने हम्म। मना कर दिया। और बचपन से जाहिर मेरे माय फादर इज़ F&B कंसल्टेंट, तो उनके साथ रहकर वो चीज़ें जो है ना वो डेवलप हुई हुई थी ऑलरेडी। और हम्म। बिज़नेस करने का और बिज़नेस करवाने का में जो किक मिलती है मुझे, वो मिसिंग थी। ऑफ कोर्स जॉब में उठने का दिल नहीं करता था, जाने का दिल नहीं करता था। बिल्कुल, ये बिल्कुल नेचुरल सी बात है, हर कोई जॉब पे जाने का किसी को दिल नहीं करता। हम्म। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर जो जॉब पे जा रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद वही सुस्त इंसान जो है वो अब टाइम से उठता है और अपने बिज़नेस को जो है वो 18-18 घंटे, कभी कभी उससे भी ज़्यादा टाइम मैं दे रहा होता हूँ अपने बिज़नेस को, हम्म। क्योंकि वो मुझे किक मिली, वो हम्म। मुझे वो मोटिवेशन मिल गई अपना काम करने की, और दूसरों के लिए भी हेल्प करने की। क्योंकि मेरी जो बिज़नेस कंसल्टेंसी है वो मेरे लिए तो बिज़नेस है, लेकिन दूसरों के लिए उसमें सपोर्ट है, हेल्प है। हम्म। तो ये इस तरह की एक जर्नी रही। सही। और अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग। अच्छा, आपने ये भी बताया था कि आप एक पॉइंट पर पाकिस्तान की बड़ी मशहूर ब्रांड है, आई थिंक नाम ले लें, उसका कोई मसला तो हाँ, नहीं है? नहीं, फ़िलिप्स में काम करता था नहीं मैं। नहीं, वो तो आपने कंपनी की बात करें जो यहाँ पर आपने जिसकी फ्रेंचाइज ली थी। हाँ, फ्रेंचाइज़ की बात की थी, हाँ, स्टूडेंट बिरयानी की हाँ। फ्रेंचाइज़ थी मेरे पास यहाँ पे। तो वो पॉइंट F&B के अंदर एंट्री का वो पॉइंट था या उससे पहले था? अ, उससे पहले हुआ कुछ यूँ कि हम उस वक्त F&B से रिलेटेड ऑप्शंस देख रहे थे उस टाइम पे, कि माय फादर वाज इन F&B, मुझे पता था F&B के बारे में और इंटरेस्ट भी था, तो मैं F&B से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स देख रहा था। उस दरमियान
एक कनेक्शन के थ्रू मेरे पास ये ऑप्शन आया इस फ्रेंचाइज का। तो फिर मैंने बोला कि लेट्स गो फॉर इट, क्योंकि एक बड़ा नाम है तो हमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी मेहनत जो है हमें अपने एक ब्रांड को स्क्रैच से स्टार्ट करने में लगेगी। तो इस वजह से तो फिर उस ब्रांड की तरफ, स्टूडेंट बिरयानी की तरफ जो है वो कनेक्ट हुआ। चले, मैं नंबर्स के बारे में ज़्यादा नहीं बात करता, लेकिन जब आप स्टार्ट कर रहे होंगे तो वो काफ़ी कैपिटल तो चाहिए होगा उसके अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। रॉयल्टी की अच्छी खासी अमाउंट थी, फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट्स थे, खुद स्टाफ बिजनेस। सैलरीज थी, हाँ और अच्छा खासा बड़ा सेटअप था। हाँ 2 फ्लोर्स पे रेस्टोरेंट था, तो उसका रेंटल भी ज़्यादा था, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज़्यादा आता था, सारी हाँ चीज़ें ही ज़्यादा थी इसकी। हाँ सही। तो तो उसके अंदर फिर अगर मैं अपार्ट फ्रॉम स्टूडेंट बिरयानी और बहुत सारे फ्रेंचाइज मॉडल होते हैं। जी जी वैसे आज हम बात तो करेंगे क्लाउड किचन पे, क्योंकि दैट इज़ समथिंग विच इज़ स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, छोटी अमाउंट से स्टार्ट कर जी सकते हैं, जिसके पास और साइड एज अ साइड बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, एग्जैक्टली विच इज़ इंसाइटफुल फॉर पीपल के। नॉर्मली लोग कहते हैं कि आप अगर F&B के बिजनेस में जा रहे हैं तो आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है। किसी भी ऐसे ही बिजनेस में नए नए जा रहे हैं तो ऐसे ही आपको इन्वॉल्व तो होना पड़ेगा, लेकिन उसको साइड में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं वो एक अलग स्टोरी है जो मैं आपसे पूछता हूँ। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें मैं आपसे कहूँ कि एक किसी बड़ी ब्रांड को ले लें, लेट्स से सबवे या मैकडोनल्ड, या फिर किसी एक छोटी ब्रांड को ले लें जो कि फिर भी फ्रेंचाइज मॉडल पे चल रही है, उन दोनों की प्राइस कंपैरिजन अगर करें तो एक, अगर क्विकली मुझे बताएं कि क्या 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 कॉस्ट आ सकती है, जस्ट टू लेट पीपल नो कि क्या हो सकता है। देखें, ये तो जो बड़ी ब्रांड्स हैं ना, वो आपको फ्रेंचाइज इस तरह से नहीं देगी। वो सब जब तक आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं देखेगी, आपको उनको पता होना चाहिए कि आप कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग है। जो बड़े ब्रांड्स हैं वो आपको फ्रेंचाइज इतनी आसानी से नहीं देगी। ठीक है। अलबत्ता जब देगी भी तो आपसे जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या मंथली कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। कुछ ब्रांड्स जो हैं आपके साथ वन टाइम कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि 5 ईयर्स के लिए ब्रांड आपके पास है, और आप टर्म्स एंड कंडीशंस, मतलब कम से कम आपको इस रीजन के अंदर 10 आउटलेट्स खोलने हैं या 20 आउटलेट्स खोलने हैं, और जो आउटलेट खोलना है उसकी कॉस्ट आपको ही पेयर करनी है। लेकिन ब्रांड गाइडलाइंस उसकी तरफ से आएंगी कि किस तरह का सेटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, किस तरह का फर्नीचर होना चाहिए, किस तरह का डेकोर होना चाहिए, किस तरह की लाइटिंग होनी चाहिए, किस तरह की ब्रांडिंग, वो सारी उनकी तरफ से आएंगी। ऑन टॉप ऑफ इट 1.5 to 2 मिलियन, कभी कभी उससे भी ज़्यादा आपको इन डॉलर्स आपको पे करना डॉलर्स। होता है। इन डॉलर्स अच्छा, आपको पे करना होता है एक पर्टिकुलर रीजन में एक बड़ा ब्रांड इंट्रोड्यूस करने के एक लिए। स्टोर के लिए। नहीं, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है अच्छा। कि आप उस रीजन का कॉन्ट्रैक्ट है, और उस रीजन में आप पे लाजिम होता है कि आप कम से कम 20 आउटलेट्स खोलेंगे, कम से कम 15 आउटलेट्स खोलेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अच्छा, होता है। ये जितने बड़े ब्रांड्स हैं, सबवे, मैकडोनल्ड, इस तरह इसी तरह करते हैं ये सारे। इसी तरह से करते हैं कि अच्छा। अगर वो किसी एक पर्टिकुलर टाइटल, पहले तो वो किसी एक को फ्रेंचाइज देते नहीं है, ठीक फिर है। वो मल्टीपल ग्रुप आएगा। हाँ को देते हैं, सही। अदरवाइज अगर वो एक को देंगे तो फिर वो इस तरह से दे रहे होते हैं। बहुत सारे लंदन के ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि यहाँ पे यूएई के अंदर काम कर रहे हैं, और वो इस मॉडल पे काम कर रहे हैं। और वो आपको टाइम फ़ौरन से नहीं बोलते कि आपको एक साथ आपको 20 आउटलेट्स खोलना है। आपको टाइम दिया जाता है कि विद इन 5 ईयर्स ऑफ टाइम आपको इतने आउटलेट्स तक लेके जाना है, और इतनी स्केलेबिलिटी, क्योंकि उसको पूरा एल्गोरिथम होता है, उसकी पूरी मैथमेटिक्स होती है कि इतनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेंगे, इतना रनिंग एक्सपेंस होगा, उसके बाद जितनी प्रॉफिटेबिलिटी होगी उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो है आपको री इन्वेस्ट करना होगा। तो उसका पूरा एक एल्गोरिथम होता है, वो बैठ के सेट करते हैं, और उसके बाद फिर जो है ना क्योंकि मैंने आगे की तरफ लंदन की जाते हैं। बात की आपने, तो लंदन के कुछ आउटलेट्स हैं, एक दो को मैं भी जानता हूँ जो यहाँ पर उन्होंने ब्रांचेस खोली हैं, लेकिन वो फिर वो इतना एक्सपैंड नहीं किया उन्होंने। वो एक या दो या तीन मैक्सिमम स्टोर्स के ऊपर हैं, उससे ज़्यादा आउटलेट्स नहीं हैं उनके। तो उनका डेफिनेटली फिर डिफरेंट होगा जो सिनेरियो डिफरेंट होता है। मतलब वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा ब्रांड है। जिस तरह के आपने बड़े ब्रांड्स का नाम लिया, मैकडोनल्ड्स, सबवे, ये बड़े ब्रांड्स में से आते ठीक हैं, है। बड़े ब्रांड्स में आते हैं। ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि मीडियम स्केल के ब्रांड्स हैं, और ऐसे बहुत सारे लो स्केल के ब्रांड्स भी हैं जो कि जिनके साथ आपको सिर्फ कनेक्शन चाहिए होता है। वो दे वांट के वो यूएई के अंदर कोई उनका आउटलेट खोले। वो ऑलरेडी मौजूद है यूएस के अंदर, यूके के अंदर। वो चाहते हैं कि कोई भी, वो पूरी आपको रेसिपी देंगे, ब्रांड गाइडलाइंस देंगे। वो चाहते हैं बस आप इन्वेस्ट करें। अब वो आपसे कुछ भी नहीं लेंगे, या तो हो सकता है कि वो पार्टनरशिप पे आपके साथ आए, या रॉयल्टी की एक पर्टिकुलर अमाउंट लें, मंथली अमाउंट लें, और उसके साथ फिर आपके साथ कंटिन्यू हाँ, करें। इसकी कॉस्टिंग मैंने एक दफ़ा देखी थी। एक बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है लंदन का, फास्ट फूड रेस्टोरेंट था, तो उन्होंने इवन जो सॉल्ट के साशेस देते हैं, टिश्यू पेपर्स के, जी वेट टिश्यूज़ देते हैं, उसको भी अपने पीएनएल के अंदर डाला बिल्कुल हुआ था। वो बिल्कुल एक की कॉस्ट भी डाली हुई थी बिल्कुल उसके अंदर। बिल्कुल। तो वो ड्रिल डाउन करके बिल्कुल एंड तक जाते हैं उसके अंदर। जो फ्राइड चिकन के बाद जो ऑयल वेस्ट हो जाता है, सही है, उसकी कॉस्ट भी डाली जाती है कि ये वेस्ट हो गया, ये ऑयल वेस्ट हो गया, या
6% सिक्स सिग्मा के तहत जो है ना 6% का एक रूल भी बनाते हैं कि भाई इतना तो वेस्ट होगा ही होगा, हैंडलिंग के वक्त गिर जाएगी कोई चिकन, कोई बर्गर गिर जाएगा, कोई पैटी गिर जाएगी और उसके बाद फिर उसको फिर वेस्ट कर दिया जाएगा। वो भी कॉस्टिंग का हिस्सा होती है। मतलब उसके साथ कुछ भी वेट वाइप्स जा रहे हैं, उसके साथ उसका बैग जा रहा है, बैग पे ब्रांडिंग हुई हुई है, नहीं हुई हुई, स्टिकर्स लगे नहीं लगे, वो सब ब्रांड उसका पार्ट होती है। अच्छा, एक चीज़ मुझे इस चीज़ से याद आई, बिफोर कमिंग टू दैट मेन टॉपिक कि हमारी मिनिमम इन्वेस्टमेंट कहाँ से स्टार्ट हो सकती है, मैं अभी अज़रबैजान गया था, उससे पहले हम लोग जॉर्जिया गए थे, उससे पहले इवन अगर आप लंदन में तो उतना नहीं होता, लेकिन कुछ कंट्रीज़ के अंदर मैंने देखा है कि आप जाएं, आपको उनकी ऐसा लगता है अगर आप उनसे टोमेटो केचप मांग लें तो उनकी जान निकल जाती है रेस्टोरेंट वालों की। वो कहते हैं लेट्स से 2 दिरहम, 1 दिरहम, 1 मनात, वट एवर द कॉस्ट इज। तो ऐसा क्यों होता है कि वो केचप का क्या प्रॉब्लम है ये रीजन? ये उनकी जान निकलनी चाहिए। अच्छा। उसका रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 10 आइटम्स इन द मेन्यू देयर आर पर्टिकुलर आइटम्स जिसकी कॉस्ट वो बहुत कम करके अट्रैक्ट करते हैं आम आवाम को, सही है, कि ताकि लोग आएँ और बैठें और खाना खाएं, सही है। अब फॉर एग्जांपल कोई एक चीज़ इतनी ज़्यादा कम कर देंगे कि वो बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट सेल कर रहे होंगे, लेकिन जब आप 5 लोगों का ग्रुप जाएगा तो हर बंदा वही चीज़ ऑर्डर नहीं करेगा। यकीनन उसके साथ उसके साथ जो बाकी के 4 लोग हैं वो और चीज़ें ऑर्डर करेंगे जिस पे वो प्रॉफिट मार्जिन बना लेंगे। अब अगर आपने कोई चीज़ ऑर्डर की है जो कि वो बिल्कुल बेयर मिनिमम प्रॉफिट पे या ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे बेच रहे हैं, तो अब ऊपर से आप केचप का साचे दोबारा से मांगेंगे जिस पे ब्रांडिंग हुई हुई है, तो वो ज़ाहिर सी बात उनको कॉस्ट करती है वो चीज़, तो फिर इस वजह से उनकी जान निकलती है। तो ज़्यादातर उस सिचुएशन में जब कोई डील लगी हुई होती है, कोई ऑफ़र दी हुई होती है, उन्होंने बाय वन गेट वन किया हुआ होता है उन्होंने, फिर सब या कुछ 50% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट लगाया होता है, उस सिचुएशन में उनकी कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा कम हो जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि अब आप फिर केचप का साचे भी आपको देते हुए ना उनकी जान निकलती है। अच्छा, चलें। अब मुझे ये बताएं कि अगर कोई दुबई में रहते हुए बहुत ज़्यादा ये बात होती है, मैं अपने चैनल के ऊपर जब बात करता हूँ ना इन्वेस्टमेंट्स की, तो वो फिर लोग हमेशा ये बोलते हैं कि आप बिज़नेस पे बात नहीं करते। हमारे पास 1 लाख दिरहम है, हमारे पास 2 लाख दिरहम है, हम इससे क्या स्टार्ट कर सकते हैं? तो उसमें जो जनरली लोगों के दिमाग में आती है, खैर मैं तो अब बात करता हूँ सोशल मीडिया की, तो मुझे वो चीज़ समझ में आने लगी है, लेकिन आप क्योंकि F&B से रिलेटेड है, तो मैं अगर आपसे बोलूँ कि किसी के पास 1 लाख दिरहम है, या चलें 2 लाख दिरहम है, या इवन ज़्यादा भी हैं, तो मिनिमम एंट्री क्राइटेरिया अगर किसी रेस्टोरेंट बिजनेस में जाना है तो वो क्या है? और इसके अलावा क्या क्या बिजनेसेस हो सकते हैं? लेट्स से ग्रोसरी स्टोर का छोटा सा हो गया, कैफ़े का बिजनेस हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, या लेट्स से ये क्लाउड किचन हो गया, या और भी बिजनेसेस हैं। तो इसके अंदर जो एंट्री लेवल्स हैं वो क्या क्या हैं? और फिर अगर हम रेस्टोरेंट की बात करें स्पेसिफिकली, तो उसमें कितने पैसे होने चाहिए और क्या कमिटमेंट होनी चाहिए? क्या ये साइड पे रहते हुए काम कर सकते हैं अपनी जॉब के साथ? मैं आपको बताता हूँ इसमें कि देखें, रेस्टोरेंट का जो बिज़नेस है ना, एक बहुत अच्छा बिज़नेस है। ये वही बिज़नेस है जो कि कोविड के टाइम पे भी चला, सही है। कोई भी बिज़नेस नहीं चला कोविड के टाइम पे, सब ने जूते ख़रीदना छोड़ दिया, कपड़े ख़रीदना छोड़ दिया, बाहर जाना, घूमना फिरना सब छोड़ दिया। लेकिन खाना पीना नहीं छोड़ सकते थे, तो खाना पीना कंटिन्यू रखा। बिल्कुल। तो खाने पीने का बिज़नेस जो है वो चलता रहा। तो इस कोविड के टाइम पे बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स थे जो कि बहुत बुरी हालत में थे, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा लेटर इन द पॉडकास्ट के उनको किस तरह से रिवाइव किया हमने, और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ दे आर मेकिंग गुड मनी। तो ये जो बिज़नेस है ना, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में करना चाहते हैं, किन को टारगेट करना चाहते हैं, कौन सी कुजीन है आपकी, इन चीज़ों पे ना डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट का बिज़नेस बोले तो आपको रेस्टोरेंट के बिज़नेस में एक चीज़ होती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट और एक होती है ऑपरेशनल एक्सपेंस, सही ना। कैपिटल एक्सपेंस जो है वो आपका एक डिसेंट दुबई के अंदर एक डिसेंट साइज़ का अगर रेस्टोरेंट बनाना है तो 3-3.5 लाख आपका लगेगा उस रेस्टोरेंट को सिर्फ बनाने में। उसके बाद स्क्रैच से अगर बनाना है, स्क्रैच से अगर आपको बनाना है, ठीक सही है, म्यूनसिपैलिटी की अप्रूवल्स लेनी है, ड्राइंग्स बनवानी है, किचन की ड्राइंग्स बनवानी है और सारी चीज़ें करनी है, इंटीरियर डेकोरेशन करना है, लाइसेंस लेना है, लाइसेंस पे कम से कम 10 बंदे हायर करने, मतलब डिपेंडिंग कि आपकी किचन में कितना स्टाफ होगा, डाइनिंग एरिया में कितना स्टाफ होगा, उस हिसाब से पूरी कैलकुलेशन होती है। तो इन सबको मिलाकर तकरीबन इतना ख़र्चा इस पे आ जाएगा। और उसके बाद फिर ऐसा नहीं है कि आपने जिस दिन रेस्टोरेंट खोला और उस दिन जो है ना एप्पल के स्टोर की तरह, जिस तरह से हमने देखा एप्पल के स्टोर पे क्या हुआ, ठीक है, दुबई मॉल के अंदर रश लग गया कि भाई अब तो आपने ही खाना खिलाना है और हम आ गए हैं। ऐसा नहीं होता, इट टेक्स टाइम। किसी भी कन्वेंशनल बिजनेस की तरह
रेस्टोरेंट का बिज़नेस भी टाइम मांगता है, और उसके बाद फिर आप उस एरिया के अंदर अपनी साख्त बनाते हैं, अपनी वैल्यू को बनाते हैं, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग आप पे डिपेंडेंट होना शुरू होते हैं, आप पे ट्रस्ट करना शुरू करते हैं, फिर ऑर्डर्स करना शुरू करते हैं, डाइन इन के लिए भी आते हैं आपके पास और ऑर्डर्स करने के लिए भी आते हैं। अच्छा, ये तो रेस्टोरेंट है, एक स्ट्रीम ऑफ इनकम। F&B में फूड ट्रक्स का भी कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा चलता है, सीजनल चलता है। जब गर्मी होगी तो लोग फूड ट्रक्स की तरफ नहीं जाते, लेकिन जब विंटर्स में आपको पता है कि हर बंदा चाहता है कि बाहर निकलें और खाना खाएं, तो ये फूड ट्रक्स का बिज़नेस आता है। इस तरह से रेस्टोरेंट्स होते हैं, फूड कोर्ट का बिज़नेस है जो कि मॉल्स के अंदर होता है। इसी तरह से क्लाउड किचन का बिज़नेस है, स्मार्ट मॉडल है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट मॉडल है। इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम होती है, और इसमें बहुत सारे हैसल से आप बच जाते हैं, फ़िज़िकल हैसल से बच जाते हैं, कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता आपका, और आपको सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी करनी होती है। हाँ, मतलब अगर आपकी प्रोडक्ट कोई ख़राब हो गई किसी वक्त तो आपको रिटर्न आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वो फिर आपको पता होगा कि इटरेशन हो रही होती है, हाँ, उसमें बैड इम्प्रूव कर रिव्यू रहे आ होते जाता है, तो हैं। बैड रिव्यू पे ज़्यादा से ज़्यादा ये करते हैं कि हम वही खाना अगले दिन दोबारा रिपीट करवा देते हैं, कंपनसेट करवा देते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर देते हैं कि आप अपना बैड रिव्यू जो है वो रिमूव कर दें, तो वो बैड रिव्यू जो है वो गुड रिव्यू में तब्दील हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है, ख़राब खाना चला जाए या लेट हो जाए तो उसकी वजह से जो है वो क्लाइंट जो है, क्योंकि खाना पसंद आ जाएगा तो वो अच्छा रिव्यू नहीं डालेगा, लेकिन अगर खाना ख़राब पहुंचा तो रिव्यू लाजमी आएगा, लाजमी बैड आएगा। रिव्यू लाजमी आएगा। हाँ। खाना अच्छा, आपने 10 दफ़ा उसी शख्स को अच्छा खाना खिलाया, उसने एक दफ़ा भी 5 स्टार रेट नहीं किया आपको, लेकिन एक दफ़ा लेट पहुंचा या ख़राब चला गया, तो वही बंदा, ये हम भी कैसे ही करते हैं, ठीक है, और वो ह्यूमन फिर साइकी है ये ये। ह्यूमन साइकी है। एक तो ख़राब तो फिर वो बोलते हैं अभी मैं बताता हूँ इनको ना, हाँ, तो इन पर इधर भी रेट करेंगे, उधर भी गूगल पे भी जाके, तलाबात पे भी जाके, डिलो जहाँ से सही, उन्होंने ऑर्डर किया होगा वहाँ जाके रेट करेंगे कि भाई सही। वेरी बैड परफॉर्मेंस, 1 घंटे से मैं खाने का वेट कर रहा हूँ, अभी तक नहीं पहुँचा, एंड ऑल एंड ऑल। हुँ। तो तो ये इसमें होता है। आप कहते हैं कि क्लाउड अब लेट से बाकी जो बिजनेस स्ट्रीम है उसके अंदर ग्रोसरी स्टोर, जो छोटा ग्रोसरी स्टोर होगा शायद वो 1 लाख दिरहम 1.25 लाख दिरहम से स्टार्ट हो सकता हो, लेकिन अगेन इस पे भी बात करेंगे कि स्केलेबिलिटी किस तरह से आ सकती है। एक कैफ़े की बात करेंगे तो वो कहने को लोग बहुत सस्ता सस्ता सेल कर रहे होते हैं, हम इस पे भी बात कर सकते हैं कि वो जो एड्स आ रहे होते हैं कि 70,000 दिरहम के अंदर या 80,000 दिरहम में पूरा रेस्टोरेंट आप चलता हुआ ले लें, तो वो उसमें वो क्या है? स्कैमर्स हैं, मेरे हिसाब से वो स्कैमर्स हैं, अच्छा। मैं पहले भी बता चुका हूँ इस बारे में। अगर आप एक्सपर्ट हैं और बैक होम पैसे भेजते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश कहीं भी पैसे भेजते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी ऐप है टैप टैप सेंड की। टैप टैप सेंड के थ्रू आप पूरी दुनिया में कहीं भी हों, चाहे यूएस में हो, यूरोप में हो, यूएई में हो, कहीं भी हो, आप बहुत आराम से पैसे भेज सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस। सबसे अच्छी बात यह है कि इस ऐप के थ्रू जब आप पैसे भेजते हैं तो बहुत जल्दी रिसीव होते हैं और आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि आपने कितने पैसे भेजे हैं, किस रेट पे पैसे भेजे हैं। रेट भी बहुत अच्छे होते हैं। मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 25 दिरहम्स, $10, 10 पाउंड्स या 10 यूरोस का रेफरल बोनस भी मिल सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। सेंड मनी एंड एंजॉय। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। ये बहुत बड़ा स्कैम है एक, कि आप एक चलता हुआ रेस्टोरेंट जो है ना वो ले लें, और हमारे पास तो लाइसेंस भी है, हमारे पास तो फर्नीचर भी है, हमारे पास तो किचन भी है, हमारे पास मेन्यू भी है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर चलता हुआ बिजनेस है तो वो शख्स बेच के क्यों जा रहा है? कोई ना कोई तो रीज़न है ना। अब वो बोलते हैं नहीं हम बस जा रहे हैं, हमारी इमिग्रेशन हो गई है, अब तो हम ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं ये बिज़नेस बंद कर दें। आपको लगता है कि कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो रहा है तो इस वजह से एक चलता हुआ बिज़नेस बंद चलता हुआ करेगा? बिजनेस बंद करेगा, हाँ। वो एक मैनेजर हायर करेगा अपनी जगह पर, उसको देगा सैलरी, 5,000 सैलरी देगा, उसको बोलेगा भाई मेरा चलता हुआ बिज़नेस है, मैं तो नहीं बंद कर रहा। वो होता क्या है कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, अच्छा एक और बात आप समझिएगा, कि अगर चलता हुआ बिज़नेस है ना वो कभी लो प्राइसेस में सेल नहीं होता। अच्छा। आप बिज़नेस को जब भी फ्लिप करते हैं तो वो हाई वैल्यूज़ में सेल होता है, क्योंकि बिल्कुल। अगर प्रॉफिट जनरेटिंग बिज़नेस है वो, तो हमेशा वो हाई वैल्यूज़ में सेल होगा। वो जितनी उनकी कॉस्ट है, अगर उन्होंने 3 लाख कॉस्ट लगाई थी अपने रेस्टोरेंट पे, और अभी वो 1 लाख की या 70,000 की बेच के जाना चाह रहे हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? उसके पीछे ये रीज़न है कि अब उन्होंने अपना नाम बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिया है उस पूरे एरिया के अंदर। अब वो बदनाम हो चुका है वो रेस्टोरेंट, कि भाई इनके पास से अच्छा खाना नहीं आता, इनकी डिलीवरीज़ जो है वो टाइम पे नहीं पहुंचती, इनके पास मेन्यू में आइटम नहीं होते, जब भी फ़ोन करो तो बोलते ये तो है ही नहीं अवेलेबल। तो अब क्योंकि उनको पता होता है कि अब हमने पूरी तरीके से कोशिश करके देख ली और कुछ भी नहीं कर पाए, तो बस अब क्या करना होता है, अपनी टोपी उतार के किसी और के सर पहनाना होता है और चले जाना होता है। तो हमेशा मैं मना करता हूँ इस चीज़ से एज F&B कंसल्टेंट, के अगर कोई चलता हुआ कॉन्सेप्ट है तो वो लाओ,
P&L रिपोर्ट दो, हम उसको वेट करेंगे, हम हाई वैल्यूज़ पे भी, हम हाई वैल्यूज़ पे भी रेस्टोरेंट सेल होते हैं कि ठीक है उन्होंने खर्चा किया था 1 मिलियन का, आप 3.5 मिलियन मांग रहे हैं उस कॉन्सेप्ट के। ऐसी डील्स भी मैंने करवाई हैं, 3.5 मिलियन मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक चलता हुआ रेस्टोरेंट, वो फ्लिप करना चाह रहे हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन 1 मिलियन लगाने के बाद अगर वो बोल रहा है कि मैं 4.5 लाख में बेचने के लिए तैयार हूँ, तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। और वो दाल काली दाल कौन बताएगा आपको कि ये दाल में कुछ काला है? नहीं, वो एक ऐसा कंसल्टेंट बता सकता है आपको जिसको इन एंड आउट्स पता हो, हाँ नहीं, इम्पोर्टेंट है ये। कि वो ड्यू डिलिजेंस करके बताएगा कि आपको कि यार ये तो टेम्पर्ड हुए हैं, ये डॉक्यूमेंट भी टेम्पर्ड हुए हैं, इतनी है नहीं, इतना फुटफॉल ही नहीं है इनके पास, ये जितना क्लेम कर रहे हैं। क्योंकि POS सिस्टम जो लगा होता है, पॉइंट ऑफ सेल, उसको भी टेम्पर कर देते हैं कि नहीं हमारी तो देखें ना, हमारी P&L रिपोर्ट देखें, हम तो इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है। सही। वो बड़ा मशहूर है, आई डोंट नो कि कितना सही था कितना नहीं था। मेरे मामू बताते थे किसी ज़माने में जब स्टूडेंट बिरयानी नई नई आई थी, तो उस वक्त चलना शुरू हो गई थी, तो उस वक्त वो टैक्स वैक्स तो कोई सीन ही होता ही नहीं था। लेकिन जब उनकी रेवेन्यू बढ़ना शुरू हुआ, वो एक छोटी सी दुकान से ही ऑपरेट कर रहे थे, ठेले से ऑपरेट करना शुरू किया था, उसके बाद फिर वो दुकान पे आए थे। ट्रू, तो ऐसे ही। उसके वो कहते हैं कि जो ना उस ज़माने में टैक्स कलेक्शन तो उस वक्त भी होती थी ना किसी फॉर्म में। तो वो कहते थे भाई हमारे पास बनता नहीं है, लेकिन रश होता था ज़बरदस्त। तो उन्होंने फिर वो टैक्समैन वहाँ पाकिस्तान में उन्होंने बाहर खड़े किए बंदे पूरे एक हफ्ते तक, उन्होंने काउंट करना शुरू की कि प्लेट्स कितनी जा रही हैं। उसके हिसाब उसके से हिसाब टैक्स। से उन्होंने लगा लिया हाँ, कि यार हाँ। ये क्या सीन है। तो ये वो मैनुअल तरीका बहुत हाँ सारे रेस्टोरेंट में ऐसा हुआ है। हाँ। लाहौर के भी बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स को मैं जानता हूँ जिसमें इस तरह से किया है उन्होंने। कराची के भी ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, वो इसी तरह से मैनुअली किया जा सकता था क्योंकि रिकॉर्ड नहीं होता था, क्योंकि कोई POS सिस्टम नहीं है। कितनी प्लेट बिक रही, आपको 10 रुपए की एक प्लेट है, प्लेट दे दी, 10 रुपए लेके रख लिया, रख बस लिए, ख़त्म। फिर दूसरा लेके रख लिया। तो इस तरह से कैलकुलेशन नहीं हो पाती थी। और उसी हिसाब से फिर अच्छा भाई गोश्त ख़त्म हो गया, उसी में से पैसे निकाले, भाई गोश्त ले आओ। चावल ख़त्म हो गया, भाई ये लो चावल ले आओ, उसी गल्ले में से पैसे निकाल के दे भी दिए। तो उस हिसाब से, क्योंकि अकाउंटिंग नहीं थी उस टाइम पे उस अंदाज में, तो फिर टैक्स जो है ना, टैक्स रिटर्न जो है वो हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते थे। सही सही। अच्छा, अब अगर अगेन अगर किसी के पास 1 लाख दिरहम है तो, और मैं अगर वही बात है कि हम चलते हुए बिज़नेस की बात नहीं करते क्योंकि उसमें बहुत इफ्स एंड बट्स आते हैं। अगर हमें स्क्रैच से स्टार्ट करना है बिज़नेस, एंड कैफ़ेज़ मुझे पता है कि उसमें, या रेस्टोरेंट्स जो स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स होते हैं उसमें जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट्स, लोग कहते हैं 1 लाख दिरहम से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन मुझे भी लगता है कि 1 लाख दिरहम कम अमाउंट है, उसमें ज़्यादा लगेंगे। लेकिन अगर मैं क्लाउड किचन की बात करता हूँ तो उसमें टू स्टार्ट विद कहाँ से स्टार्ट हो सकता है? देखिए, पहले तो मैं इस सवाल का जवाब दूं कि लोगों को जो ये लगता है कि कैफ़े का बिज़नेस 1 लाख में स्टार्ट हो सकता है, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल्स में से है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली क्या कर रहे हैं लोग जो है ना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करते हैं कि भाई इतना खर्चा आएगा, हम इतना रेंट देंगे, इतने में हम लाइसेंस बनाएंगे, इतने में हम इतने इक्विपमेंट्स ले लेंगे किचन के, और हमारा जो है ना काम जो है वो चल जाएगा। लेकिन जो ऑपरेशनल एक्सपेंस है उसको मॉनिटर ही नहीं किया जाता, उसको फोरकास्ट ही नहीं किया जाता। और होता क्या है कि पहले महीने के बाद जब सर पे डंडे पड़ना शुरू होते हैं कि भाई ये भी देना है, वो भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, ये भी देना है, सारी चीज़ें देनी है ना। आपको अगर फिज़िकल आपने सेटअप किया तो किचन का स्टाफ अलग चाहिए, और बाहर सर्वर्स भी अलग चाहिए, तो आपको नंबर ऑफ़ स्टाफ भी ज़्यादा रखना पड़ता है। तो ओवरऑल 1 लाख में हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल सी बात होती है कि आपको मिल बिजनेस जाए। मतलब कैफ़े भी स्टार्ट कैफ़े कर नहीं सकते? कर सकते। अलबत्ता ये क्लाउड किचन का ना बहुत स्मार्ट सा कॉन्सेप्ट है, तो इस वजह से ये हो जाता है क्योंकि इसमें एक रेस्टोरेंट में ना डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ इनकम्स हैं। एक है डाइन इन का स्ट्रीम, एक है टेक अवे का स्ट्रीम, और एक है डिलीवरीज का स्ट्रीम। ठीक है ना। तो क्लाउड किचन में सिर्फ और सिर्फ ये 2 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम होते हैं कि टेक अवे और डिलीवरीज हो रही होती हैं, डाइन इन होती ही नहीं है। तो इसकी वजह से सिर्फ किचन का स्टाफ होता है, किचन में 2 से 3 लोग होते हैं आपके, और वही काम कर रहे होते हैं, और आपको कोई स्टाफ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि एक छोटा किचन लेकर, एक बैंक्वेट किचन के अंदर, एक कमर्शियल किचन के अंदर आपने अपने इक्विपमेंट्स रखे, और वहाँ से आपने अपना काम करना स्टार्ट किया, लाइसेंस लिया, अपने लाइसेंस पे 2 से 3 बंदे हायर किए, और वहाँ से आपने काम करना स्टार्ट कर दिया। मिनिमम कितने बंदों से स्टार्ट कर सकते हैं? 3 बंदे कम से कम मेरे हिसाब से होने चाहिए। ये सारे शेफ़ होंगे, किचन में काम करने वाले होंगे? अच्छा शेफ़, अच्छा हमारी टर्मिनोलॉजी में शेफ़ तो कुछ और लोगों को कहते हैं कि वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, जो रेसिपी बनाते हैं हम उनको शेफ़ कहते हैं, एग्जीक्यूटिव शेफ़ या सू शेफ़। इसमें आपके लिए कुक्स होते हैं बेसिकली। कुक्स होंगे, ठीक है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं और शेफ़ को बुलाकर उनकी ट्रेनिंग करवा देते हैं, कुक्स की ट्रेनिंग करवा देते हैं। शेफ़ जो है वो रेसिपी बनाएगा और आकर कुक्स की ट्रेनिंग करवा के चला जाएगा।
ठीक कि है, भाई इसको इसको बनाना कैसे है, इसको एग्जीक्यूट किस तरह से करना है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, बस। ठीक और है। उसको हम जो है उसकी सर्विस के चार्जेस दे देंगे और वो चला और जाएगा। वो एक एसओपी बन जाएगी और एसओपी बन जाएगी, हुँ, एक एसओपी बन जाएगी। हुँ, और अब जो है ना ट्रेंड बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, जो मार्केट में जो बहुत ड्रास्टिक चेंज आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि हुँ, राइडर्स की तादाद जो है वो बढ़ती चली बढ़ती जा चली जा रही रही है। है, और कंपनीज़ भी बढ़ गई हैं, एग्रीगेटर्स बढ़ कंपनीज गए भी हैं। बढ़ती चली जा रही हैं। वो क्यों बढ़ती चली जा रही हैं? अब देखें, तलबात के पास अच्छे खासे दुबई के अंदर राइडर्स हैं, अभी उनको एंड ऑफ द ईयर मज़ीद अपने राइडर्स की तादाद में इजाफा करना है। क्यों हुँ, करना है? इतनी बड़ी कंपनी है, इनके इनके कितने थिंक टैंक होगा, कितने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते होंगे, उसके बाद ये डिसीजन लेते हैं ये ट्रेंड देखते हुए कि नहीं, हमें राइडर्स की तादाद और बढ़ानी है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि रेस्टोरेंट का बिज़नेस जो है वो 50 to 60% जो रेवेन्यू है एक रेस्टोरेंट बिज़नेस का, वो डिलीवरीज से आ रहा है। तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि अगर डिलीवरी से ही कमाना है तो इतना बड़ा रेस्टोरेंट लेकर, इतना सारा स्टाफ लेकर, एक मैनेजर हायर करके जो टाई लगा के आपके पास आए और बात करे और पूछे आपसे, और उसके बाद फिर सर्वर्स अलग और वेटर्स अलग और किचन का स्टाफ अलग, और अच्छा वाला सोफ़ा रखना है आपने, शैंडलियर लगाना है आपने, क्या क्या कुछ करना है ना आपने। ये सब कुछ कर चुका हूँ ना मैं। हुँ, अब हुँ, नहीं है मेरे पास हुँ, कोई फिज़िकल रेस्टोरेंट, मैं तो क्लाउड किचन के कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ, स्मार्ट कॉन्सेप्ट है। हुँ। तो ये ज़्यादा बेहतर और है कि आप लाइफ़स्टाइल भी चेंज हो गया है लोगों का। लोग बहुत ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करते बाहर जाना, और वीकेंड्स पे शायद चले जाएँ, लेकिन यूजुअली इसी वजह से ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, जो नंबर ऑफ़ राइडर्स बढ़ रहे हैं, ये हुँ, किस बात की इंडिकेशन है? इस बात की इंडिकेशन है कि लोग अब ज़्यादा डिलीवरीज़ मंगा रहे हैं अपने पास, रादर देन कि जाएँ और गाड़ी पार्क करें और पार्किंग पे करें और रेस्टोरेंट के अंदर जाएँ और जाके बैठ के खाना खाएँ। हुँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे रेस्टोरेंट, मैं रेस्टोरेंट मैनेजमेंट भी करता हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं क्लाइंट, तो मुझे पता है कि उनका अच्छा खासा बिजनेस जो है एक रेस्टोरेंट का, मोर देन 50% कुछ केसेस में जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिलीवरीज से आ रहा है। तलबार, डिलीवरू, नून करीम, एग्रीगेटर्स से आ रहा है रेवेन्यू। रेवेन्यू। हुँ, तो इससे बेहतर ये नहीं है कि आप इतना इन्वेस्टमेंट ही ना करें रेस्टोरेंट पे, एक छोटा क्लाउड किचन बनाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि रेस्टोरेंट पे काम नहीं करना चाहिए, रेस्टोरेंट नहीं बनाना चाहिए, लेकिन ये मेरी प्रिडिक्शन है। लोग बोलते हैं कि आप बड़ी बड़ी बात करते हैं और ये, लेकिन मेरी ये प्रिडिक्शन है कि आज से 5 साल बाद जो है वो कैजुअल डाइनिंग के कॉन्सेप्ट जो है ना दुबई के अंदर ख़त्म हो जाएंगे, नापैद हो जाएंगे, होंगे ही नहीं। क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, रेंटल बढ़ता जा रहा है, यूटिलिटी बढ़ती जा रही है, तो आपके लिए इकोनॉमिक ही नहीं रहेगा वो सिचुएशन जो है ना, आपके लिए इकोनॉमिक ही नहीं रहेगी कि आप उसके अंदर रहते हुए एक प्रोडक्शन करें और और जो है ना आप खाना दें। बिल्कुल। तो अब इसके अंदर अगर क्लाउड किचन के अंदर आपने एज़ यू सेड कि 1 लाख दिरहम से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, 1 से 1.5 लाख में आपका, वो डिपेंड करता है कि कुजीन कौन सी है आपकी। अच्छा, कुज़ीन पे भी बात करते हैं। कुज़ीन जो है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना ये, कि आप देसी कुज़ीन है या इटालियन है, थाई है। ये बात करते हुए लोगों को मज़ा भी आता है, मुझे भी मज़ा आता है, क्योंकि खाने के लिए जो सब बात ऐसे ही करते हैं, है, सोचते हैं, तो उसमें तो मज़ा आता है। एक बड़ी यूनिक सी चीज़ मैंने ये भी देखी है कि अब जो है वो हेल्दी ईटिंग का भी कॉन्सेप्ट आ गया है। बहुत तो उसके अंदर स्पेसिफिक रेस्टोरेंट्स होते हैं जो कि डिलीवरी पे ही लगे हुए होते हैं, और उनका काम ही यही होता है कि लेट से वो इस तरह का मेन्यू मील प्रोवाइड प्लान्स करें। कहते हैं इनको ना, इस मील तरह के। प्लान्स कहते हैं, एग्जैक्टली। तो वो सिर्फ होते ही क्लाउड किचन्स हैं, अच्छा, वो सारे क्लाउड सिर्फ किचन। क्लाउड किचन्स होते हैं उनके। हेल्दी फूड जो है वो डाइन आउट के लिए तो कोई भी नहीं जाएगा ना, उसके हाँ, लिए वो हाँ, होते हाँ, ही हाँ। क्लाउड किचन्स हैं और आपको डिलीवरी मिल रही होती है। मेरे खुद के कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि जिनको मैंने हेल्दी फूड का पूरा मील प्लान बनवा के, कैलोरी काउंट्स के साथ और इसके साथ उसके साथ डिफरेंट आइटम्स, कीटो अलग और लो कार्ब्स अलग और ये और वो और सारी अच्छा, चीज़ें ना, एक चीज़ मुझे बैलेंस पता है डाइट। कि लेट से अब जब घर पे हम मार्केट से एवोकाडो लाते हैं, वो एक स्पेसिफिक साइज़ का होता है, और अगली दफ़ा लाते हैं कोई और साइज़ होता है, उसकी कंसिस्टेंसी वैसी नहीं होती है। तो एक नॉर्मल रेस्टोरेंट कैसे उसको मेंटेन करता है कंसिस्टेंसी को, किसी भी इस तरह की चीज़ के लिए जो कि मार्केट में फार्म से आ रही है, बाहर से आ रही है, ये आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं उसका दे साइज़ को, उसकी देखिए, पोर्शन को? अपार्ट फ्रॉम आप नॉर्मल घरों में जो फूड मटेरियल लिया जाता है वो लिया जाता है रिटेल स्टोर से, हाँ। और रेस्टोरेंट जो सामान लेता है वो होल सेलर से लेता है बेसिकली। हुँ, और होल सेलर्स के पास जो जो भी मटेरियल हम लेना होती है ना, तो उसकी उसकी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन देते हैं हम कि भाई हुँ, हमें इस क्वालिटी का सामान ही चाहिए। सही। अच्छा, अलग अलग क्वालिटी का सामान अलग अलग प्राइसेस में मौजूद है। हुँ, तो ए क्वालिटी का सामान भी बिकता है, बी का भी बिकता है, सी का भी बिकता है, डी का भी बिकता है। ठीक है। रिटेल पे आपको ये नहीं पता होता क्योंकि सारी चीज़ें नॉर्मली मिक्स होकर बिक रही होती हैं। हुँ, लेकिन वहाँ पर भी आपको ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि आप एप्पल लेने जाएँ तो आपको डिफरेंट टाइप के एप्पल्स मिल जाएंगे वहाँ पर।
अनियन डिफरेंट टाइप के मिल जाएंगे आपको, टोमेटोज़ डिफरेंट टाइप के आपको मिलेंगे वहाँ पर। तो इसी तरह से ना कैटेगरीज होती है, तो हम उससे मेक श्योर कर रहे होते हैं कि भाई इस जैसे कि चिकन है, इस साइज़ का ही चिकन चाहिए सही है। ताकि उसके इतने ही कट्स निकलें हाँ। और उसमें इतने ही कैलोरी, एक पीस में इतने कैलोरीज होने चाहिए, इतना ओके। प्रोटीन होना चाहिए। ओके। उस हिसाब से पूरी कैलकुलेशन हो रही होती है। तो हम ओके। स्पेसिफिकेशन देते हैं अपने वेंडर्स को कि भाई हम्म। इस वेंडर, जो हमारा वेंडर है, वो उसको इस साइज़ की चिकन को और इतने पीस कट करके ही हमें डिलीवर किया जाए। तो ये मेक श्योर करते हैं वो ये मेक श्योर करते हैं, हाँ। वरना तो पूरी जो डिलीवरी है वो वापस चली जाती है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि डिलीवरीज वापस चली जाती हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल। सही 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 सही। तो एज यू सेड कि अगर हम 1 लाख या 1.5 लाख दिरहम से स्टार्ट करें इसको और अपना ही ब्रांड बनाएं, मतलब ये कोई ऐसा नहीं होगा कि किसी से हमने कोई ब्रांड फ्रेंचाइज कर ली या कुछ हुआ, तो इसके अंदर कितना टाइम लगता है एक क्लाउड किचन को आने में? देखें, वैसे अगर एक बंदा खुद स्टार्ट लेगा तो वो गिरेगा, संभलेगा, सीखेगा, क्योंकि नई फील्ड अगर उसके लिए होगी तो। अदरवाइज़ अगर उस फील्ड का वो बंदा है तो वो जल्दी कर लेगा। लेकिन अगर एक बिजनेसमैन है, उसकी फील्ड, क्योंकि एफ.एन.बी का बिज़नेस वो वाहिद बिज़नेस है, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे आर्किटेक्ट हो, चाहे फाइनेंशियल एडवाइज़र हो, वो उसके जहन में बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि यार कभी ना कभी ज़िंदगी में एक रेस्टोरेंट ज़रूर खोलना है, एक कैफ़े ज़रूर खोलना है। हाँ। वो एक फैंटेसी होती है उसकी ना, तो उसको पूरी करनी होती है, अल्टीमेटली उसको पूरी करनी होती है। तो क्योंकि वो उस फील्ड का नहीं होता तो उसको, उसका जो लर्निंग पीरियड थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो वो 3 से 4 महीने के अंदर कब टाइम होता है कि वो आराम से ये सारी चीज़ें समझ भी जाएगा, कर भी लेगा। अदरवाइज़ बिजनेस कंसल्टेंट्स हैं मार्केट में जो कि आपको बताते हैं, एडवाइस करते हैं कि कौन सी चीज़ कब करनी है, किस तरह से करनी है। रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, कि कौन से एरिया के अंदर कौन सा कुज़ीन लॉन्च किया जाए और कौन सा कुज़ीन नहीं लॉन्च किया जाए, और क्यों लॉन्च किया जाए, किस प्राइस रेंज पे लॉन्च किया जाए, ब्रांड की पोजीशनिंग कैसी होनी चाहिए, टारगेट ऑडियंस क्या डिमांड कर रही है, एवरेज टिकट साइज़ क्या है इस एरिया का, कितने नंबर ऑफ़ कॉम्पिटिटर्स हैं, ओवरऑल मार्केट का साइज़ कितना है, किसके पास कितना मार्केट शेयर है, जिसके पास सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है वो कितना इन्वेस्ट करता है मार्केटिंग में, उसको ज़्यादा टाइम हो गया है या उसकी सर्विसेज ज़्यादा अच्छी हैं जिसकी वजह से उसके पास मार्केट शेयर है। उससे आपको कॉम्पीट करना है, अपने मार्केट शेयर को बड़ा करना है, तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी है आपके पास। तो मतलब खाने पीने का बिजनेस है लेकिन पूरी साइंस इन्वॉल्व होती साइंस है इसके इन्वॉल्व होती अंदर। है। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया था जब हम बात कर रहे थे कि इवन आप गैप्स फाइंड आउट करते हैं कि यस किस कुजीन का गैप है किस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। यस यस ज़रा यस उस चीज़ को डिफाइन करें ज़रा। गैप एनालिसिस हम इसको कहते हैं बेसिकली, कि जब हम ये देखते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक पर्टिकुलर कुजीन का गैप क्रिएट हो रहा है, तो फिर हम चाहते हैं कि हमारा जो क्लाइंट है जो कि मेरे पास आया हुआ है कंसल्टेंसी के लिए, मैं उसको उस गैप में पेनिट्रेट कराऊं। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक दुबई का एक पर्टिकुलर एरिया है, उसके अंदर मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि पर्शियन खानों की एक डिमांड है, ठीक है, और सप्लाई कम है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ रेस्टोरेंट्स या नंबर ऑफ़ कॉन्सेप्ट्स उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कम है। और वो कैसे पता चलता है? वो डेटा से पता चलता है। तलबा, डिलीवरू, नून, करीम, इनका डेटा आता है मेरे पास, जिससे हम एनालाइज करके बताते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर गैप क्रिएट हो रहा है एक पर्टिकुलर कुजीन का। और वो कैसे पता चलता है? कि रिजेक्शन ज़्यादा हो रही हैं, मतलब ओवरलोडेड हुए हुए हैं कुछ पर्टिकुलर रेस्टोरेंट्स और वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, बैक टू बैक ऑर्डर्स आ रहे हैं उनके पास, उसकी वजह से ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ रिजेक्शन जिस पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्टिकुलर कुजीन की बढ़ती है, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे गैप क्रिएट हो रहा है। अच्छा, ये चीज़ आपको तलबात, जोमेटो तो नहीं है, तलबात या उबर ईट्स, ये सारे आपको डेटा देते हैं, ये डेटा पॉइंट्स मिलते हैं नहीं, मतलब हमारे कनेक्शंस हैं ऑफ कोर्स, हम इनको सपोर्ट करते हैं, जिस तरह से कि तलबात जब भी कोई डिसीजन मेकिंग करता है, अपने नंबर राइडर्स को बढ़ाने की कोशिश करता है, या तलबात ने अभी किचन अपना किचन भी लॉन्च कर दिया, क्लाउड अच्छा किचन। अच्छा अच्छा। अब फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की है उन्होंने अच्छा। इस बिज़नेस में, बैकवर्ड इंटीग्रेशन बेसिकली हाँ। उन्होंने इस बिज़नेस में भी आ गए। तो तो जब भी वो, वो कुछ डिस्कस करते हैं तो एज अ कंसल्टेंट मुझे बुलाते हैं, मेरी राय लेते हैं, बिठाते हाँ, हैं, समझते हैं। मेरा यही पॉइंट था कि किसी नॉर्मल रेस्टोरेंट को ये तो नहीं पता चलेगा कि ये जितने डेटा पॉइंट आप बता रहे हैं, नहीं पता ये चलेगा, नहीं पता चलेगा। इम्पॉसिबल सी बात है, इम्पॉसिबल क्योंकि सी मैं बात है। उसको उस पॉइंट से कनेक्ट कर रहा हूँ कि अगर अमेज़ॉन पे काम करते हैं आप,
या आप प्रॉपर्टी फाइंडर पे काम करते हैं, तो अमेज़ॉन के अंदर भी आपको ये डेटा मिलता तो है, लेकिन ये आप एज अ नॉर्मल यूज़र आपको कभी भी नहीं मिलेगा ये डेटा, ये आपको थर्ड पार्टी से लेना पड़ेगा। ट्रू, इसी तरह से प्रॉपर्टी फाइंडर जब ट्रू, आप कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिल तो सकती हैं, ट्रू, लेकिन एज अ नॉर्मल यूज़र नहीं मिलेंगी, वो नहीं आपको मिलेगा। एजेंट के थ्रू ही मिलेंगी, या आपको कोई इस तरह का आपका अकाउंट होना चाहिए जिसके थ्रू आपको मिले। तो इसमें भी आपके पास ये डेटा पॉइंट हाँ, कहीं और से आते हैं। देखिए F&B कंसल्टेंट यूएई मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं है, जो हैं अच्छा, वो बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा। अच्छा, तो मैं जब ये कहता हूँ कि मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है मार्केट में, मुझे मुझे पता है कि जो लोग इस इंडस्ट्री में हैं, कौन लोग हैं, उनकी क्या कैपेसिटी है। मुझे पता है जो डेटा मेरे पास आता आता है वो मैं आपको बताऊँ किसी के पास भी नहीं आता, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर जगहों से वो डेटा होकर आता है और फिर हम उसको एनालाइज कर लेते हैं। रॉ फॉर्म में होता है बेसिकली वो। उसके बाद फिर हम उसको एनालाइज करते हैं और उसके बाद फिर हम जो है ना उसके बेसिस पे डिसीजन ले रहे होते हैं, राइट। क्योंकि रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर किसी एक ऐसे एरिया के अंदर आपने फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट खोल लिया या क्लाउड किचन खोल लिया जहाँ एक बड़ा कॉम्पिटिटर मौजूद है, उसका जो मार्केटिंग बजट होगा ना, वो आपके 1-1.5 लाख जो पूरा प्रोजेक्ट का बजट है ना आपका, उससे उसका एक हफ्ते का बजट उससे ज़्यादा होगा मार्केटिंग बजट। तो आप ओवर हो जाते हैं, आप नज़र ही नहीं आते फिर उसके सामने ना, इतना बड़ा होता है वो। तो जब तक रिसर्च वर्क नहीं होगी कि कौन सा कुजीन करना है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है कुजीन के हवाले से कि लोग मुझे कहते हैं कि भाई आप देसी कुजीन को जो है ना हाँ, मना कर देते हैं। अच्छा, मना कर देते हैं। हाँ, कि भाई तो अच्छा, देसी कुजीन नहीं करें अच्छा। आप ये कुजीन करें। आप अगर देसी कुजीन करना है तो आप अपने मुल्क जाके कर लें। हाँ। आप इंडिया से इंडिया में कर लें, पाकिस्तान में पाकिस्तान से कर लें। वहाँ पे भी कोई रेस्टोरेंट खाली तो नहीं है ना, वहाँ पे भी हुँ, लोग बिजनेस तो कर रहे हैं। हुँ, तो मैं बोलता हूँ कि जब यहाँ आ गए हैं जहाँ पे मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट है, हुँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आप देसी लोगों को ही सिर्फ और सिर्फ देसी फूड खिलाते रहें, आप किसी और कुजीन की तरफ जा सकते हैं। हुँ, तो वो मुझे बोलते हैं कि भाई हमें जिस कुजीन की समझ ही नहीं है, अलिफ बे नहीं पता हमें, तो हम कैसे कुजीन जो है ना वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं उनको बताता हूँ, मैं उनको समझाता हूँ कि आपको देसी कुजीन की भी ABCD नहीं पता आपको। मैं उनसे पूछता हूँ कि आप मुझे बताएं कि 10 किलो की देग कैसे बनती है, आप बता सकते हैं? हाँ, हाँ, बोले नहीं, मैं नहीं बता सकता। मैंने बोला आपकी वाइफ बता सकती है, वो भी नहीं बता सकती, हाँ, आपकी वालदा भी नहीं बता सकती, क्योंकि ये हुँ, कमर्शियल साइड की चीज़ें हैं। दुबई की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दुबई की प्रॉपर्टीज़ के अंदर कुछ एक्सपोजर लिया जाए, तो कुछ एक्सपोजर के लिए आपके पास अगर छोटी अमाउंट भी मौजूद है, तो उसके थ्रू आप स्मार्ट क्राउड एक प्लेटफॉर्म है जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मार्ट क्राउड में स्टार्टिंग फ्रॉम इवन 1000 दिरहम्स 2000 दिरहम्स, जितनी भी छोटी अमाउंट है आपके पास, उससे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आपका एक्सपोजर यूए की किसी एक प्रॉपर्टी के अंदर हो जाएगा और उसके थ्रू आपका रेंटल भी मिलेगा और आपकी प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन भी हो सकती है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा जिसके थ्रू आप अकाउंट खोलेंगे, और अकाउंट खोलने के टाइम पर आपको 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है, जो कि मेरी तरफ से होगा, क्योंकि इस वीडियो को पावर किया हुआ है स्मार्ट क्राउड ने। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। ये इसकी साइंस अलग होती है। 5 लोगों के खाने बनाने में और 50 लोगों के खाने बनाने में बहुत बड़ा सिर्फ फ़र्क है ना। ये नहीं है कि स्केल कर देंगे आप उसको। बिल्कुल, ऐसा थोड़ी हो सकता है। हाँ, उसका पूरा फ़ॉर्मूला ही अलग होता है। हाँ, तो अब फिर वो मुझे बोलते हैं कि नहीं, तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। तो हम तो अल्टीमेटली आपको ना शेफ़ पे ही डिपेंड करना पड़ता है। कि शेफ़ बताएगा, रेसिपी बताएगा, एग्ज़ीक्यूट करेगा। जब आपको शेफ़ पे ही डिपेंड होना है देसी फूड के लिए भी, तो क्यों ना आप दूसरे कुजीन की तरफ चले जाएं। आप पर्शियन कुजीन के चले, इटालियन कुजीन की तरफ चले जाएं, टर्किश कुजीन की तरफ चले जाएं। लेबनीज़ कुजीन बहुत ज़्यादा फेमस है इस मिडल ईस्ट में, और बहुत ज़्यादा अरबी शौक से अच्छा, खाते आपने हैं। अभी जो बात की पर्शियन कुजीन की, तो वाकई नज़र नहीं आए, हालांकि नून कबाब और ये हातम भी मेरे ख्याल से पर्शियन ही पर्शियन है। है, यस तो पर्शियन है। ये तो मेजर एक दो आउटलेट्स हैं, या बहुत बड़े प्लेयर्स नहीं है, बहुत बड़ा गैप है। हाँ, वही गैप वही है, मैंने कह रहा हूँ ना ये। बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा। मुझे भी पर्शियन खाना बहुत पसंद है, मुझे हाँ, लेबनीज़ खाना बहुत पसंद, टर्किश खाना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है इस वक्त मार्केट के अंदर। मार्केट सैचुरेटेड नहीं है देसी कुजीन के हवाले से, तो मार्केट बहुत सैचुरेटेड है कि आप आँख जब अपनी बाहर निकलेंगे रोड पे, आँख उठा के देखेंगे 10 बिरयानी की जगह आपको नज़र आ जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा, और जो लोग हैं अभी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं ऑलरेडी, उनका ही कॉम्पिटिटर, अपने देसी भाइयों का कॉम्पिटिटर बनकर दोबारा से एक और मार्केट में उतर जाना, ये कहाँ की समझदारी है। लेकिन आप समझते हैं कि अगर चले, मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है पर्शियन या टर्किश, लेकिन मैं खुद एक एज अ बिजनेस जब स्टार्ट करूँगा, तो आई कैन डिलीवर दैट काइंड ऑफ कुजीन, जो कि मेरे पास कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है। एक्सपर्टीज़ एज यू सेड के देसी की भी नहीं है मेरे देसी पास। की भी नहीं है ना आपके पास। अच्छा, तो आपको दोनों में डिपेंड किस पे होना है, शेफ़ पे ही आपको होना शेफ़ पे होना है। है। हाँ, तो आप एज अ इन्वेस्टर हुँ, आप एक इटालियन कॉन्सेप्ट भी खोल सकते हैं, एक टर्किश भी खोल सकते हैं, एक पर्शियन भी खोल सकते हैं, एक देसी भी खोल सकते हैं।
क्यों, और बाकी जो गैप रह जाएगा उसके लिए बिजनेस कंसल्टेंट्स मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, आपके खुद के कोई दोस्त होंगे जो कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के होंगे, उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं। यकीनन उनको भी कुछ ना कुछ समझ होगी इस इंडस्ट्री के हवाले से। लेकिन ये कॉन्सेप्ट लेके चलना कि नहीं हमें सिर्फ देसी कुजीन ही करना है और हम वही खोलेंगे। एक साहब थे मेरे पास, वो आए और उन्होंने बताया कि मेरे पास एक सीक्रेट रेसिपी है और अगर वो मैं लॉन्च करूँगा तो शारिक साहब आप परेशान हो जाएंगे और इतना बिजनेस होगा फिर मैं बता नहीं सकता आपको। मैंने बोला पता नहीं ऐसी, मैं तो पिछले 10-15 साल से F&B में इंडस्ट्री में ही हूँ, मैंने इस तरह के अल्फाज सुने नहीं थे किसी के मुँह से। वो मेरे पास आए थे कुछ कॉन्सेप्ट खोलने के लिए, तो उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर आएँ और मैं आपको दावत देना चाहता हूँ, आप आएँ और बैठें और खाना खाएँ। अच्छा, ठीक और है। फिर आप बताएं कि वो क्या कैसी ज़बरदस्त रेसिपी है। बेसिकली वो बिरयानी की रेसिपी थी वो बेसिकली। अच्छा, तो मैं उनके घर गया और उनकी वालदा ने वो बिरयानी बनाई और उनकी वालदा ने वो बिरयानी मुझे खिलाई भी, सबको खिलाई। और वो मुझे देख रहे थे, मेरी एक्सप्रेशंस ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे थे कि अभी ये एकदम जो है ना ये खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे कि ज़बरदस्त मज़ा आ गया और ये हो गया और वो हो गया। तो मैं इतना ज़्यादा अमेज़ नहीं हुआ। मैंने बोला बहुत अच्छी बिरयानी है, लेकिन मतलब इससे अच्छी बिरयानी भी मैंने खाई है। तो बोले नहीं यार आप कैसी बात करें, मेरे जो जितने भी दोस्त आते हैं वो तो बहुत तारीफ़ करते हैं इस बिरयानी की यार, वो तो बोलते हैं यार बहुत अमेजिंग बिरयानी है। मैंने बोला आप भी उनके घर जाएंगे, उनकी अब वालदा अगर बना के खिलाएंगी आपको तो आप भी तारीफ़ करेंगे उनके खाने की। हाँ, आपको आपकी अम्मी के खाना पसंद है, मुझे मेरी अम्मी का खाने हाथ का खाना पसंद है। हाँ, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट बड्स की बात है कि आपका टेस्ट डेवलप हुआ हुआ है उस बिरयानी पे। और फिर मैंने उनको प्यार मोहब्बत से समझाया कि जो है ना सेंटिमेंट्स जो है अपने साइड पे रखें, बिज़नेस करते वक्त जो है ना इतना ज़्यादा इमोशनल होकर बिज़नेस नहीं किया जाता, प्रैक्टिकल होकर बिज़नेस किया जाता है। फिर मैंने उनको आई थिंक थाई फूड का कुछ कॉन्सेप्ट ओपन करवाया। हाँ, बहुत खुश हैं वो, बहुत खुश हैं क्योंकि अच्छा अच्छा, बिज़नेस चल रहा है, बहुत खुश हैं वो। अच्छा। हालांकि वो इंडियन है, इज़ फ्रॉम इंडिया, लेकिन वो बहुत तो खुश है। इसमें एज यू सेड बिफोर एज वेल, अगर मैं कहूँ कि कोई साइड में इसको करना चाहे, साइड एज अ साइड बिजनेस इसको लेके जाना चाहे, तो कितना आसान है साइड बिजनेस लेके जाना? क्योंकि जो मैंने देखा है कि जो भी आप बिजनेस करें उसमें आपको अपना हार्ट एंड सोल और टाइम और सब कुछ देना पड़ जाता है शुरू में। तो कितना इंपॉर्टेंट है इसके अंदर देखिए इस उसको साइड बिज़नेस में में ना स्टार्ट करना? मैं हमेशा बताता हूँ कि ना मैं इसमें ना क्रूज सेट करना होता है आपको। अच्छा, तो शुरू में एक्सीलेटर पे पैर आपने ही रखना है और एक सर्टेन स्पीड तक आपने ही लेके जाना है, क्योंकि शुरू का जो टाइम होता है ना वो आपकी टीम के साथ टीम बिल्डिंग का टाइम होता है। ऑपरेशंस में कुछ ना कुछ चीज़ें ऊपर हो रही होती हैं, नीचे हो रही होती हैं। अल्टीमेटली वो चीज़ें फिर बेहतर हो जाती हैं और उसके बाद फिर वहाँ से फिर आप लेके चलते हैं। तो उसके बाद फिर ज़्यादा ये, क्योंकि ना इसमें कैश इन्वॉल्व होता है, सारी चीज़ें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है। फूड जहाँ से आपको ख़रीदना है, रॉ मटेरियल, उसको आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, उसको डिमांड आपका शेफ़ दे देता है कि भाई मुझे ये चीज़ें चाहिए, वो सामान आ जाता है, फिर वो सेल हो जाता है। पीओएस सिस्टम में पता चल जाता है कि हाँ इतना फूड गया है, जब ही इतना सामान यूज़ हुआ है। आप देख लेते हैं सारी चीज़ें ऑटोमेट हुई हुई हैं और जो है ना अच्छा, आपके मोबाइल फ़ोन पे होती हैं सारी हाँ, चीज़ें। इतना कुछ ऑटोमेट हुआ हुआ है तो फिर इसमें स्टैंड आउट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि फिर तो बहुत आसान हो जाएगा किसी को भी आना और ऑपरेट करना। एग्जैक्टली इसमें स्टैंड आउट्स के ना हम यूएसपी क्रिएशन करते हैं। बेसिकली हमारे जो क्लाइंट होते हैं ना हम उनके लिए ना यूएसपी क्रिएशन करते हैं। यूएसपी क्रिएशन इस तरह से करते हैं कि कोई ऐसा आइटम जो कि मार्केट में बहुत यूनिक है और उसकी प्रेजेंटेशन या तो हम बहुत ज़बरदस्त कर देते हैं या उस आइटम का सिग्नेचर बनाकर उसकी मार्केटिंग कैंपेन करते हैं जो कि बहुत रेयर है मार्केट में। इस वजह से आप स्टैंड आउट कर जाते हैं। या तो फिर हम इल्यूजन से काम लेते हैं, हम इल्यूजन क्रिएट करते हैं। हम एक ऐसा ब्रांड लॉन्च करते हैं, आपको लगेगा कि यार ये ब्रांड मैंने पहले सुना हुआ है, ये देखा हुआ है, ये कोई नया ब्रांड नहीं है। अच्छा, क्योंकि उसका नाम आपको फेमिलियर लगेगा, आपको उसका लोगो फेमिलियर लगेगा, उसकी जो ब्रांड गाइडलाइंस है पूरी वो आपको बहुत ज़्यादा फेमिलियर लगेंगी। हालांकि अच्छा, ऐसा नहीं होता, अच्छा। वो नया ब्रांड ही होता है, वो हुँ, स्क्रैच से स्टार्ट हुआ हुआ होता है। उस इससे सिमिलर ब्रांड किसी कंट्री में यकीनन मौजूद होगा और हमारे पास लकीली वो ब्रांड नेम जो है वो अवेलेबल था। सेम ब्रांड नेम नहीं, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके वो ब्रांड नेम हमारे पास अवेलेबल था, तो हमने वो ब्रांड नेम ले लिया। और इस तरह से हम इल्यूजन क्रिएट करते हैं और टेस्ट को कॉम्पीट करने की, करीब जाने की कोशिश करते हैं। तो इससे आपको लगता है कि यार ये तो फिश एंड चिप्स, वही वाली फिश एंड चिप्स है जो मैंने लंदन में खाई है, ओके। लेकिन वो वाली नहीं होती। तो हम इल्यूजन क्रिएट करते हैं। अनएथिकल नहीं है ये इल्यूजन, हम बेसिकली क्रिएट करते हैं ताकि एक सॉफ्ट पुश मिले ब्रांड्स को
स्टार्ट के टाइम पे, वरना जो ब्लीडिंग प्रोसेस जो होता है ना शुरू में, जब तक ब्रेक इवन नहीं आ जाता तब तक ज़्यादा रहता है किसी भी बिजनेस में, चाहे वो क्लाउड किचन हो, रेस्टोरेंट का बिजनेस हो, किसी और बिजनेस में भी। अच्छा, इसमें कितना इंपॉर्टेंट होता है, आपने लोगों की बात की तो कितना इंपॉर्टेंट होता है ये कलर्स की कॉम्बिनेशन, जस्ट ऑन अ साइड नोट, क्योंकि आप मार्केटिंग से भी हैं, तो ये रेड ब्लू इस तरह के वाइट, ये लोगो कॉम्बिनेशन कितना इंपॉर्टेंट होता बहुत है? इंपॉर्टेंट होता है अच्छा। ये साइंस होती है कलर्स की ना। हम्म। जिस तरह से लाइट्स की साइंस होती है, जिस तरह से स्मेल डिफरेंट फ्रेगनेंसेस की साइंस होती है, उसी तरह से कलर्स की भी साइंस होती है। अलग अलग इम्पैक्ट आपका क्रिएट करते हैं आपके ब्रेन पर, और जो है ना वो जो हंगर को एक्टिवेट करने के जो हार्मोन्स हैं उन वो एक्टिवेट होते हैं उन कलर्स की वजह से। तो जो लोगों का जो कलर्स हम डिसाइड करते हैं, जिस तरह से जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उसमें ख़ास ख्याल रखा जाता है इस चीज़ का कि वो उन चीज़ों को ट्रिगर करे, आपकी उन चीज़ों को ट्रिगर करे। वो ब्रांड गाइडलाइंस का पूरा हिस्सा होती है। आप पिक्चर्स देखेंगे, पिक्चर्स के भी बैकग्राउंड में जो आप फूड आर्ट देखते हैं कि भाई साथ में कोई चीज़ रखी हुई है, साथ में एक बाउल रखा हुआ है, एक बॉटल रखी हुई है, वो पूरा फूड आर्ट जो होता है, प्रेजेंटेशन जो होती है, उसमें भी उस चीज़ का ख्याल रखा जाता है। राइट। फूड फोटोग्राफी के टाइम पर राइट। उस अच्छा। चीज़ का ख्याल रखा जाता है। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं इनकी बात करूं जो एग्रीगेटर्स होते हैं, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी रेस्टोरेंट ओनर से जब थोड़ी बहुत बात की, काफ़ी तो नहीं 3-4 लोगों से बात की, तो सबका एक होता है कि यार ये हमारे सारे पैसे तो यही लेके चले जाते हैं, लेकिन उनके बगैर काम भी नहीं चलता है। जो लेट से ये उबर ईट्स हो गया या करीम फूड हो गया या जितने भी हैं। ट्रू ट्रू, नहीं बिल्कुल ऐसा ही है कि हम हेविली डिपेंडेंट होते हैं एग्रीगेटर्स पे, हेविली डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि कस्टमर एक्विजिशन जो है वो वहीं से होगी हमारी। अच्छा। अलबत्ता कस्टमर रिटेंशन जो है वो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि एक जो क्लाइंट हमारा बन गया, हम नॉर्मली क्या करते हैं, मेरे क्लाइंट्स एक बैग जो हमारा पार्सल का बैग जाता है फूड का, उसके अंदर एक फ्लायर डाल देते हैं जिसमें QR कोड होता है। या तो वो आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे आपको लोकेट कर देता है, या तो बिज़नेस व्हाट्सएप पे लेकर आ जाता है डायरेक्ट। सही है, तो कैटलॉग आपका पहले से होता है बिज़नेस व्हाट्सएप पे। नेक्स्ट टाइम से जब भी वो ऑर्डर करेगा आप उसको 10% डिस्काउंट दे देंगे। तो एक विन विन सिचुएशन बन जाती है। फॉर एग्जांपल, तलबास से या डिलीवरू से, नून से, करीम से किसी ने 100 दिरहम का ऑर्डर किया, सही है, तो उसने तलबात को कितने पे किए, 100 दिरहम्स, ठीक है। आपको कितने मिले, 70 दिरहम्स मिले, ठीक है। अगर आपने डायरेक्ट डिलीवर कर दिया उनको और 10% डिस्काउंट दे दिया, तो अब आपके क्लाइंट ने कितने पे किए, 90 दिरहम्स पे किए, क्योंकि 10 दिरहम का डिस्काउंट हो गया और आपको पूरे 90 दिरहम्स मिल गए। अलबत्ता आपको डिलीवरी चार्जेस में आप समझ ले 5 दिरहम, तो आपको समझ ले 85 दिरहम मिल गए, 70 से फिर भी ज़्यादा मिले। तो उसका भी, क्लाइंट का भी आपके फ़ायदा हो गया, जो कस्टमर था आपका उसका फ़ायदा हो गया, और आपका भी फ़ायदा हो गया। और अब आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई कि आपके पास उसका व्हाट्सएप नंबर आ गया। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी कोई चीज़ आप नई लॉन्च करेंगे या कोई प्रमोशन रन करेंगे या कोई कैंपेन आप लॉन्च करेंगे, तो आप उसको फ्लायर भेज सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि आपका जो क्लाइंट है उसका नंबर अब आपके पास आ गया। तो इस चीज़ पे हम काम करते हैं। तो एक्विजिशन वहीं से करेंगे हम, लेकिन हम रिटेन करते हैं डायरेक्टली अपने 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 चैनल पे, अपने किसी भी चैनल पे हम रिटेन कर अच्छा, सकते हैं। यही चीज़ मुझे जो है ना डायरेक्टली जो है ना हिट कर रही है, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पे कोई कंटेंट बनाते हैं ना, तो आप जो है ना इन प्लेटफॉर्म्स के अंडर होते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, लिंक्डइन हो गया, कुछ भी हो गया, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि ये आपको आपके जो फॉलोअर्स हैं उन तक एक्सेस देते हैं अपने हिसाब से। बिल्कुल। अगर आपके पास, आप चाहें कि आज मैं कोई वीडियो डालूं और वो जैसी भी वीडियो हो लेकिन सब तक पहुंचे, ये नहीं हो सकता। ये वो एल्गोरिथम डिसाइड करेगा कि कौन सी वीडियो कहाँ पहुंचनी है। लेकिन अगर आप ईमेल सब्सक्रिप्शन लिस्ट खोल लें अपनी, जो कि मैंने की भी, अगर किसी को सब्सक्राइब करना हो तो मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस मेरा न्यूज़लेटर है, उस पर भी आप जाके अपना जो सब्सक्रिप्शन है वो कर सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपका डायरेक्ट एक्सेस हो जाता है। तो कभी भी आपको, लिंक्डइन के न्यूज़लेटर्स भी होते हैं, आपके जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको सब्सक्रिप्शन ऑप्शन देते हैं आपके जो भी फॉलोअर्स हैं उनके साथ। लेकिन कभी भी आपको ईमेल एड्रेस नहीं मिलेगा। ईमेल एड्रेस आपको जब भी मिलेगा जब आप अपने जो भी फॉलोअर्स हैं उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं और उनसे ईमेल सब्सक्रिप्शन मांगते हैं। जी। इसी तरह से जैसे आपने कहा कि आपको व्हाट्सएप नंबर मिल मांग जाए, लिया आपने, व्हाट्सएप मिल गया, फिर आपका डायरेक्ट कनेक्शन होता है, फिर आपको उनको एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं, आप उनको सेंड कर सकते हैं, कोई ऑफर्स आती हैं। अच्छा, ये कितना, अब मैं देखते ही हूँ, ट्रू तो खैर है ही कि आपकी मेन्यू की प्राइस आपकी कुछ होती है और जो एग्रीगेटर पे होती है वो ज़्यादा होती है, और ज़्यादातर आप खोने लगी है इस तरह से। तो क्योंकि वो चल नहीं सकता ना, फेयर, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको डिलीवरी मिल रही है, घर बैठे आपको खाना मिल रहा है, तो उसकी थोड़ी बहुत तो कॉस्ट आप बेयर कर सकते हैं ना, आपको जाना नहीं पड़ा।
तो वो नॉर्मली क्या होता है कि हम 30% जो कमीशन जाना होता है, जो कि रेस्टोरेंट पे जो प्राइस, अगर हम एक चीज़ को हम 10 दिरहम का बेच रहे हैं तो ऑनलाइन वो 13 दिरहम का बेचना पड़ता है। 30% हम बढ़ा देते हैं, उसकी प्राइस को सही। बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से जो है हम उस कॉस्ट को कवर कर लेते हैं कि जो हमारी समझ ले काइंड ऑफ डिलीवरी कॉस्ट है। ये जो 3 दिरहम हमने बढ़ाया, 3 दिरहम समझ लें कि वो डिलीवरी कॉस्ट हो गई आपकी। हैविंग सेड दैट, मैं बड़े बड़े ब्रांड्स को देखता हूँ, KFC हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, इन्होंने अपनी बड़ी बड़ी ऐप्स बना रखी हैं, लेकिन आई एम 100% श्योर एग्रीगेटर से फिर भी मुकाबला नहीं कर सकती इनकी अपनी स्टैंड अलोन नहीं ऐप। कर सकती। जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि कस्टमर एक्विजिशन, क्योंकि इतने बड़े हो गए हैं ये एग्रीगेटर्स, क्योंकि ट्रैफिक उन पे ही है। इट इज़ लाइक कि एप्पल चाहे तो ख़ुद भी अपना प्रोडक्ट जो है ना वो सेल कर सकता है ना, अपनी एप्लीकेशन बनाकर अपने वेबसाइट के थ्रू बेचना शुरू कर दे, लेकिन उसके बावजूद अमेज़ॉन पे जो है ना होता है ना। इसी तरह से किसी भी ब्रांड की बात कर लें आप, बड़े से बड़े ब्रांड, तो क्योंकि उसको पता है कि अमेज़ॉन को बाईपास नहीं कर सकते इस वक्त आप, क्योंकि वो उसके पास ट्रैफिक है और बड़ी तादाद में लोग जो है वो रखते हैं। इट इज़ सेम लाइक आपके मोबाइल में इस वक्त अमेज़ॉन तो होगा, बिल्कुल। लेकिन आप बताएं ना, आप कौन कौन सी एप्लीकेशन रखते हैं आप? सेंटर पॉइंट और ये पॉइंट और कितने सारे एप्लीकेशंस हैं, आप रखते हैं? नहीं रखते ना, नहीं रखते ना। इसी तरह से ना आपने KFC का रखा होगा, ना आपने मैकडोनल्ड्स का रखा होगा। हो सकता है मैकडोनल्ड्स का रखा हो सकता है KFC मैकडोनल्ड का, लेकिन यूज़ करते वक्त कभी यूज़ किया, कभी कभी किया। नहीं किया। इसी तरह से पिज़्ज़ा हट, सबकी अपनी अपनी एप्लीकेशन है। तो क्या आपको सारी एप्लीकेशंस इंस्टॉल करवाई जाएंगी और तब आप उसके साथ ऐसा कुछ अभी नहीं होगा। इसी तरह से सिर्फ आपके पास होगा तलबाट, डिलीवरू, करीम नून रखेंगे आप, और वहीं से आप जो है ना ऑर्डर्स कर रहे होंगे, और उनका एक अलग पर्टिकुलर एल्गोरिथम है। और उसको स्टडी करना, इनके एल्गोरिथम को स्टडी करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम पे काम कर रहे हैं कि आपके रिव्यूज़ अच्छे होंगे, आपकी रेटिंग्स अच्छी होंगी, आपका रिस्पॉन्स टाइम अच्छा होगा, आपने फ़ौरन ऑर्डर को एक्सेप्ट किया होगा, ऑर्डर जो है वो डिलीवर, आपने प्रिपेयर टाइम आपका कम होगा, तो आप रैंक करते चले जाएंगे। ये सारी चीज़ें आप होंगी तो आप रैंक करेंगे। मतलब अगर आपने ऑर्डर डिले किया, राइडर के पास ऑर्डर लेट पहुंचा, तो इसका मतलब है क्लाइंट तक भी ऑर्डर लेट गया, तो आप उस हिसाब से आपकी रेटिंग कम होना शुरू हो जाएगी। अगर इन चीज़ों को आप इम्प्रूव करेंगे कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, आपकी रेटिंग अच्छी है, आपका टेस्ट भी अच्छा है, और आपका एक कस्टमर आप रिटेन कर रहे हैं, कस्टमर दोबारा आपके पास आ रहा है वो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो AI बेस्ड एप्लीकेशंस हैं ये सारी ना, तो वो एनालाइज करती हैं कि अच्छा, इसका मतलब है कि इनकी सर्विस ओवरऑल बहुत अच्छी है, इनकी ऑपरेशंस की टीम अच्छी है, इनके प्रोसेसेस बहुत स्मूथ हुए हैं, इनके अच्छे SOPs बने हुए हैं, तो फिर वो आपको प्रमोट करती है। करना शुरू कर देंगे। ये है एक ऑर्गेनिक तरीका प्रमोशन का इन प्लेटफॉर्म्स पे। इनऑर्गेनिक तो जिस तरह से अमेज़ॉन पे PPC कैंपेन्स इनफैक्ट चलते ये हैं। एग्जैक्टली अमेज़ॉन का तरीका है ना। अमेज़ॉन पे भी अगर कोई स्टोर है आपका और अगर आप डिलेड डिलीवरीज कर रहे हैं या ऑर्डर डिक्लाइन कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी आपकी जो रेटिंग है वो नीचे जाना शुरू हो जाएगी। ट्रू, तो ऐसे ही इसके है। अंदर भी बिल्कुल इसी तरह से है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर किस्म का जो इसका प्रोसेस है। सिमिलर किस्म का अच्छा, प्रोसेस इसमें है। अगर मुझे ये बताएं कि जो अगर कोई प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें क्लाउड किचन की, ऑर्डर्स आने में कितना टाइम लगता है अगर आप किसी पर लिस्ट करते हैं? क्योंकि आपको होली एंड सोली इन एग्रीगेटर्स पे डिपेंड करना पड़ेगा, एटलीस्ट शुरू में तो करना ही पड़ेगा। इनिशियली यस। तो इसमें पहला ऑर्डर आने में कितना टाइम लगता है, और फिर ये कि जो ब्रेक इवन आने में कितना टाइम लगता है, और कॉस्ट रिकवर करने में कितना टाइम लग सकता है? देखिए, ये तो कॉन्सेप्ट अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग मेन्यू है, अलग अलग प्राइसिंग हुई हुई है, अलग अलग एरियाज़ हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। ठीक है। लेकिन अगर आप ऑन एवरेज मेरा एक्सपीरियंस पूछें तो आपको ब्रेक इवन टच करने के लिए क्लाउड किचन में 2 से 4 महीने में आप ब्रेक इवन आराम से टच कर लेंगे, और उसके बाद फिर आप प्रॉफिट बनाना एज शुरू अ कर न्यू देंगे। क्लाउड किचन कैसे आपके इतनी जल्दी, मतलब पहले 1 हफ्ते के अंदर ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे? उसका बिल्कुल पहले दिन से ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे आपके पास। अच्छा। पहले दिन से ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। आप अभी तलबात खोलें तो आपको नज़र आएगा न्यूली लॉन्च्ड। अच्छा। तो तलबात, डिलीवरू, ये शुरू में अपने नए ब्रांड्स को प्रमोट करता है कि भाई ये हमारे प्लेटफॉर्म पे न्यू ऑन प्लेटफॉर्म, वो आपको प्रमोट यार ये तो करता है। बिल्कुल यूट्यूब की तरह है। मतलब मैं इसको हर चीज़ को जो है ना उस तरफ लेके जा रहा हूँ जो सोशल मीडिया या अमेज़ॉन। यूट्यूब भी आप क्या करता है कि आप कहते थे ना पहले कि भाई मेरा नया चैनल है, नहीं चल रहा, लेकिन लिटरली मैंने खुद देखा है कि अब यूट्यूब जो नए चैनल्स होते हैं उनको खुद प्रमोट करता है। आपको कभी कभी एकदम से अपनी फीड के ऊपर नज़र आ जाएगी कोई बिल्कुल ऐसे चैनल की वीडियो जो कि बिल्कुल कोई सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे,
पीछे भी कोई वीडियो नहीं होगी और उसके ऊपर व्यूज़ भी कम होंगे, लेकिन एकदम से नज़र आएगी तो वो खुद भी प्रमोट कर रहा होता है। तो ये ट्रू, इनके इनके अपने लिए फ़ायदा है ना, क्योंकि बिल्कुल। अदरवाइज़ जो बड़े जाइंट्स बैठे हुए हैं वो ही चलते रहेंगे, तो वो ग्रोथ कैसे आएगी नो, नए लोगों को? ओवरऑल ग्रोथ नहीं आएगी ना, क्योंकि हुँ, एक बंदा प्लस यूट्यूब पे आ रहा है नया, तो यकीनन उसकी ऑडियंस भी आ रही है ना, हुँ, उसके वो अपने ऑडियंस के साथ आ रहा होता है, तो फिर इसको अल्टीमेटली फ़ायदा होता है, एक एक प्लेटफॉर्म को फ़ायदा होता है। राइट। तो बिल्कुल यही एल्गोरिथम्स जो है ना, वो समझ लें कि ये हर ई कॉमर्स वेबसाइट पे जो एल्गोरिथम चल रहा है, तो ये भी एक ई कॉमर्स ही प्लेटफॉर्म ही है ना। ये जो तलबात है, डिलीवरू, नून करीम, ये जितने भी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स हैं, ये भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, फूड से रिलेटेड ई कॉमर्स सो प्लेटफॉर्म आप है। कह रहे हैं कि अगर लेट्स से कोई स्टार्ट करे एज अ साइड बिजनेस, थोड़ा सा शुरू में टाइम दे, उसके बाद सही रिसर्च के साथ जाए, तो 3-4 महीने के अंदर उसको ब्रेक इवन तक पहुंच सकता है वो। आराम से, कभी और कभी तो इससे जल्दी है, तो मैं मोहतात अंदाज में बोल रहा हूँ, क्योंकि एज अ बिजनेस कंसल्टेंट मैं फेक प्रोमिस नहीं करता, लेकिन मेरे पास ऐसे भी केसेस हैं जो कि फर्स्ट मंथ में ही ब्रेक इवन टच कर लिया था जिन्होंने, ऐसा भी है, अच्छा, बिल्कुल ऐसा है। तो और इसमें एज अ रेस्टोरेंट, जब आप रेस्टोरेंट खोल रहे होते हैं और क्लाउड किचन खोल रहे होते हैं, तो इनमें भी जो ईयरली कॉस्ट है वो हर साल, कुछ कॉस्ट हर साल आ रही होती है, कुछ कॉस्ट 2 साल बाद आ रही होती है, कुछ कॉस्ट बिल्कुल बहुत ऐसी बाद में होती जा है, रही होती है। कुछ कुछ क्वार्टरली कॉस्ट होती हैं, ठीक हम्म, है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सोशल मीडिया टीम हायर की हुई है, हाँ, ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल उनको पेमेंट जो है या तो मंथली कर रहे होंगे या तो क्वार्टरली कर रहे होंगे। इसी तरह से जो लाइसेंस है या वीज़ा रिन्यूअल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एनुअली देखनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें आपको मंथली देखनी पड़ती, कुछ चीज़ें वीकली भी होती हैं और कुछ चीज़ें तो डेली बेसिस पे भी होती हैं। ख़ास तौर पे अगर आप सैलड्स का बिज़नेस करते हैं या इस तरह की फ़्रेश आइटम्स का बिज़नेस करते हैं, हेल्दी फूड का बिज़नेस करते हैं, तो ज़्यादातर आपको फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स चाहिए, हम्म, फ्रेश चाहिए। तो आपको डेली आपको जो है ना, आपका आपकी इन्वेंट्री आ रही होगी, डेली बेसिस पे आपकी इन्वेंट्री आ रही होती है। हम्म, तो ये डिपेंड करता है कि आपका बिज़नेस मॉडल क्या है, आप हम्म, कौन से कुज़ीन में हैं काम कर रहे हैं और कौन सी टेरिटरी में काम कर रहे हैं। तो इन सारे डायनामिक्स को लेते हुए फिर फ्रीक्वेंसी सेट होती है कि कुछ चीज़ें तो आपको वीकली खर्च करनी होती हैं, मंथली करनी होती हैं, कुछ पैसा आपका जो है वो क्वार्टरली लग रहा होता है, एनुअली लग रहा होता है। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो एक लमसम बता रहा हूँ कि जो आपने इनिशियली इन्वेस्ट किया है, फॉर एग्जांपल 1 से 1.5 लाख आपने किसी कॉन्सेप्ट पे लगाया है, तो इन आइडियल केसेस, मोस्ट ऑफ द केसेस, आइडियल केस तो छोड़ें, मोस्ट ऑफ द केसेस वो हो सकता है 10 महीने के अंदर अंदर आप पूरा अपना पैसा वापस निकाल लें, आ गया आपके पास इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, वो पैसा आ चुका अच्छा, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। उसके बाद फिर आपका एक रिकरिंग जो है बिजनेस है। उसका रीज़न ये है कि इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है और ऑपरेशनल एक्सपेंस भी बहुत कम है। आपने सिर्फ किचन लेना है और किचन के इक्विपमेंट्स लेने हैं और एक लाइसेंस लेके बंदे हायर करके काम स्टार्ट करना है। ऑल दो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना है, हम्म, स्टोरी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट के अंदर, ये जो मैंने बताया इल्यूजन, कंपटीशन एनालिसिस, रिसर्च वर्क, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अल्टीमेटली करना क्या है, आपने बनाना वही वही 2 से 3 लोगों ने खाना बनाना है हम्म। और आपने जो है वो पैक करके राइडर को दे देना, राइडर ने जाकर डिलीवर कर देना। अच्छा, इसके अंदर मैं ये सोचता हूँ कि जब ये फूड डिलीवरी हो रही होती है, तो इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें आती हैं जो कि मतलब आम लोगों को नज़र नहीं आती। पहले गलतियाँ होती थी इसमें, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि उसमें कुछ उन्होंने इम्प्रूवमेंट लेकर आए हैं। जैसे हॉट फूड आइटम अलग रखना चाहिए, लेट्स से कोल्ड कोल्ड बेवरेज आ रही है तो अलग होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें, अगर आप खुद डिलीवर करना शुरू करते हैं तो उसमें भी ऑफ कोर्स आपको चीज़ें पता होना चाहिए। तो कैसे जो नए लोग होते हैं उनको कैसे पता चलता है ये सारी? अगर आप यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं, तो आपके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बराका का। बराका के थ्रू आप यूएस के स्टॉक्स में सीमलेसली इन्वेस्ट कर सकते हैं, विदाउट एनी वरीज, विदाउट एनी हेसल। बहुत आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं खुद भी बराका के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ यूएस के स्टॉक्स के अंदर, भले वो स्टॉक्स हों लाइक अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, या फिर आपके पास ईटीएफ हों जिनके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। बहुत अच्छा इंटरफेस है ऐप का, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर आप उसको यूज़ करते हुए अपना अकाउंट खोलेंगे तो आपको रेफरल बोनस भी मिल सकता है। डू ट्राई दिस आउट। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। नॉर्मली इन लोगों को फ़ाइन लगते हैं शुरू में, ठीक है, और वो बार बार फ़ाइन लग रहे होते हैं, या तो अगर उन्होंने ट्रेंड स्टाफ रखा हुआ है, एक्सपीरियंस स्टाफ रखा हुआ है, तो स्टाफ को पता होता है कि कौन सी चीज़ को किस तरह से रखना है, कौन सी किस चीज़ को कितने टेम्परेचर में रखना है, किस तरह से मेंटेन करना है, मैरिनेशन किस तरह से रखना है, फ्रोज़न आइटम किस तरह से रखना है, मीट किस तरह से रखना है, अलग आपकी अलग वो वीडियो मैं सेक्शंस देख रहा था तो बनाने। उसमें इवन फिश की जो वॉशिंग थी वो डिफरेंट जगह बिल्कुल, पर थी। कटिंग एरिया, वॉशिंग एरिया, प्रेप एरिया मटन का अलग डिफरेंट, अलग है, हाँ, बिल्कुल, और हाँ, उनके उनके बोर्ड्स भी अलग होते हैं, उनके नाइफ्स तक भी अलग अलग होते हैं, ये म्यूनसिपैलिटी गाइडलाइंस हैं। अच्छा, या तो एक नया बंदा है तो हम उनको गाइड कर देते हैं कि भाई इस तरह से करना है और इस तरह से नहीं करना है, एसओपीज़ बना देते हैं, पूरी गाइडलाइंस बना देते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, स्टाफ की ट्रेनिंग कर देते हैं, तो स्टाफ को पता चल जाता है।
और अगर एक्सपीरियंस स्टाफ होता है तो उसको, अगर वो यहीं यूएई के अंदर काम किया हुआ स्टाफ होता है तो यकीनन उसको पता होता है कि भाई किसको किस तरह से करना है। लेकिन फिर भी नेग्लिजेंस हो रही होती है, तो ज़्यादातर बेहतर ये होता है कि ओनर को भी पता हो, ताकि ओनर जो है वो सवाल कर सके कि भाई इसको तुम्हें, ये तुम्हारा हिस्सा है, ट्रेनिंग का हिस्सा है कि तुम्हें इसको इस तरह से रखना था और तुमने इसको इस तरह से नहीं रखा। इंस्पेक्शंस कितने फ्रीक्वेंट होते हैं? कभी भी हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, महीने में भी एक दफ़ा हो सकते हैं, हफ्ते में भी एक दफ़ा हो सकते हैं, और अगर उनको कोई चीज़ क्वेश्चन मार्क कर गई है तो हो सकता है कि वो बैक टू बैक रोज़ाना आए आपके पास, जब अच्छा। तक वो आप इसको रिजॉल्व ना कर लें। अच्छा। तो ये बिल्कुल और बुरे वक्त की तरह आते हैं। एकदम से आते हैं। एकदम से आते हैं, बिल्कुल अच्छा। एकदम से आएंगे। आप बैठे हुए होंगे और वो आएंगे और अपना कार्ड दिखाएंगे कि म्यूनसिपैलिटी से। आप वो सारे लेकर निकालें, अपने डॉक्यूमेंट्स निकालें, कितने लोग वीज़े पे हैं, कितने लोग वीज़े पे नहीं हैं, अच्छा। टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हैं नहीं कर रहे, आप टैग्स लगे हुए नहीं लगे हुए, एक्सपायरी डेट्स लिखी हुई है नहीं लिखी हुई, आपकी एक एक आइटम पे एक्सपायरी डेट्स का स्टिकर लगा होना चाहिए, बहुत सारी अच्छा। चीज़ें होती हैं। और ये कितने फाइन्स होते हैं, किस हिसाब से फाइन्स डिपेंड होते करता है, हो सकता है कि आपको सिर्फ वार्निंग दें और चले जाएं, हैं? अच्छा। और हो सकता है कि 50,000 का भी फ़ाइन मिले। अच्छा। लेकिन नॉर्मली 5,000, 2,000, 3,000, 10,000 तक के फ़ाइन जो हैं वो नॉर्मल हैं, अच्छा, जो ये कि मिल अक्सर जाते अबू हैं। धाबी में बहुत सुनने में आता है, अखबार में बहुत ज़्यादा आता है कि अबू धाबी में ये रेस्टोरेंट बंद कर दिया, वो दुबई में इतना नहीं आता, तो नहीं, इसका दुबई में भी होता है, होता है। तकरीबन ऐसा ही होता अच्छा। है। हाँ, लेकिन हाईलाइट ज़्यादा हो गया अबू धाबी का, लेकिन होता दुबई में भी है। और यहाँ पे भी रेस्टोरेंट्स जो हैं वो बंद किए जाते हैं, टेम्परेरी तौर पे क्लोज़ किए जाते हैं। जब तक उस चीज़ को रेक्टिफाई नहीं कर लेते तब तक खोल भी नहीं सकते। सही। तो इस तरह से बिल्कुल किया जाता है। अच्छा, इसमें हमने शुरू में स्केलेबिलिटी की भी बात की थी, एंड यू सेड दैट कि आप अभी रिसेंटली कतर गए हुए थे शायद, जी तो जी ये जी। पूरे जीसीसी रीजन के अंदर ये ग्रो कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट प्लस पाकिस्तान में भी कर रहा है, मतलब पाकिस्तान में मैंने भी देखे हैं, वहाँ पर जब मैं जाता हूँ तो फूड पांडा वगैरह पे नज़र आते हैं मुझको। बिल्कुल ट्रू। तो ये ओवरऑल एक इंडस्ट्री है जो कि ग्रो कर रही है। तो आपका जो बाकी की जीसीसी कंट्रीज हैं उनमें कैसा एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, हाँ, इसमें ना जो स्केलेबिलिटी है ना, इसमें लेयर्स हैं बेसिकली। हम्म। लेयर में मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक किचन के अंदर एक ब्रांड के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो दिस इज़ लेयर 1, सही है। ओके। फिर इसके बाद लेयर 2, हम बोलते हैं कि आप एक काम करें सेम किचन के अंदर, सेम स्टाफ के साथ, सेम इक्विपमेंट, सेम यूटिलिटी बिल्स वगैरह सारी चीज़ें सेम, आप दो और कॉन्सेप्ट लॉन्च कर दें, दैट इज़ लेयर 2। देन इट कम्स लेयर 3। हम्म। जब लेयर 3 की तरफ आप जाते हैं तो क्या करते हैं कि जो आपके 3 कॉन्सेप्ट या 4 कॉन्सेप्ट या 5 कॉन्सेप्ट एक किचन से चल रहे हैं, 3 कॉन्सेप्ट, 4 कॉन्सेप्ट, 5 कॉन्सेप्ट का मतलब कि 3, 4, 5 रेस्टोरेंट आप एक किचन से चला रहे हैं, क्योंकि सिर्फ डिलीवरीज हैं अलग अलग और आप उसको मैनेज कर रहे हैं। तो उसके बाद होता क्या है कि उसके बाद फिर आप एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे चले जाते हैं, निकल के नहीं, उस जगह पे रहते हुए एक और जगह पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है। तो ये लेयर 3 की तरफ आप चले जाते हैं। लेयर 3 में क्या होता है कि आपको पता है कि दुबई में अगर एक जगह पे आपका रेस्टोरेंट है या किचन है तो एक पर्टिकुलर रेडियस है ना, 15 to 20 किलोमीटर्स का जो रेडियस है उसमें ही आप डिलीवरीज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते। सही है, म्यूनसिपैलिटी गाइडलाइंस के हिसाब से। तो जब आपको उसके बाद वाले रीजन को टैप करना है, मज़ीद अपनी टारगेट ऑडियंस बढ़ानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जाकर भी एक किचन खोलना पड़ेगा, ताकि उसका आपका डिलीवरी रेडियस वहाँ से एक अलग डिलीवरी रेडियस स्टार्ट हो जाए। अच्छा। तो ये लेयर 3 है। फिर लेयर 4 में कुछ लोग आ चुके हैं, मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि दोहा जा चुके हैं, रियाद जा चुके हैं, मस्कत जा चुके हैं, जिन्होंने यहाँ पे क्लाउड किचन से स्टार्ट लिया था, लेयर 3 तक गए। अब लेयर 4 में उन्होंने वहाँ पर जाके क्लाउड किचन या फिजिकल आउटलेट के तौर पे उन्होंने स्टार्ट कर तो दिया। हाउ इजी इट इज़, एक तो रेस्टोरेंट होता है ना, रेस्टोरेंट में आप फ्रेंचाइज मॉडल पे चले जा सकते हैं, जो वहाँ लोकल नॉलेज है, जो भी बंदा फ्रेंचाइज ले रहा है उसके थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जी, लेकिन क्लाउड किचन तो आपको खुद ऑपरेट करना है, तो उसके अंदर वहाँ की रिसोर्स कैसे हायर होगी और ये सारा चीज़ें। देखिए, फ्रेंचाइज जो बंदा ले रहा है वो फिजिकल भी कर सकता है और क्लाउड किचन भी कर सकता है। तो ये फ्रेंचाइज मॉडल ही होगा। हो सकता है कि जब आप स्केल कर रहे होते हैं तो आपके पास दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि आप खुद चले जाएं उस टेरिटरी के अंदर और फिजिकल खोल लें, या वर्चुअल क्लाउड किचन खोल लें, या तो किसी इन्वेस्टर को, क्योंकि जब आप स्केल कर चुके होते हैं ना तो आपके नंबर्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, और उस टाइम पे आपके हाई चांसेस होते हैं कि आपके ब्रांड पे कोई ना कोई इन्वेस्ट कर दे। तो आप फ्रेंचाइज, आपने पूरे अपने SOP सेट किए हुए हैं, ब्रांड गाइडलाइंस आपकी बनी हुई है, रेसिपी लॉक प्रोसेस हुआ हुआ है, सारा स्टाफ ट्रेंड है, उसके बाद फिर आपके लिए बहुत इजी होता है उस कॉन्सेप्ट को कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी कॉपी पेस्ट करना। अभी तो सिर्फ और सिर्फ हम गल्फ़ रीजन में ही पेनिट्रेट हुए हैं, लेकिन इरादा है कि हम इंटरनेशनल मार्केट टैप करें। मेरी कंपनी जो है US UK में भी रजिस्टर्ड है। अच्छा। वहाँ से अभी हम कॉन्सेप्ट लेकर आ चुके हैं,
लेकिन यहाँ की कॉन्सेप्ट्स अभी इत्तेफाक नहीं हुआ मेरा कि यहाँ के कुछ कॉन्सेप्ट्स को मैं जाके यूके में इंट्रोड्यूस करूँ या यूएस में इंट्रोड्यूस करूँ। वैसे तो जो फिली जैसी ब्रांड है वो जी जा चुकी है वहाँ पर, और भी बिल्कुल, जो शवरमा की ब्रांड्स हैं। बहुत सारी ब्रांड्स यहाँ की जा चुकी हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट माई क्लाइंट्स कि यूरोप क्लाइंट्स। अभी तक ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ कि मेरे क्लाइंट्स जो है वो यूके यूएस में भी गए हों। जीसीसी में जा चुके हैं, सऊदी जा चुके हैं, कतर जा चुके हैं, मस्कत जा मतलब ओमान जा चुके हैं। लेकिन यूके मैं चाहता हूँ कि लेके जाऊँ, लेकिन अभी तक उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बनी, उस तरह के इन्वेस्टर्स नहीं मिले जो कि इतना ज़्यादा ट्रस्ट करें मेरे उन क्रिएटेड ब्रांड्स पे। लेकिन आएगा टाइम जब अच्छा, वो थोड़ा और बड़ा ग्रो कर जाएंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर तो जीसीसी कंट्रीज़ में हर चीज़ में, क्योंकि यहाँ पर सिनेरियो डिफरेंट आ जाता है। यहाँ पर आप चाहे पाकिस्तान से कंपेयर करें, इंडिया से कंपेयर करें, वहाँ लेबर बहुत चीप है, यहाँ उतनी चीप नहीं है। लेकिन अगर आप यूरोप चले जाते हैं, वहाँ लेबर या डिलीवरी पर्सनस काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो क्लाउड किचन का जो कॉन्सेप्ट के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो डिलीवरी है, जो कि आपको फ्रेश फूड डिलीवर कर रहे हैं आप, तो उसके अंदर एक सप्लाई चेन इन्वॉल्व है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है उन कंट्रीज़ में, जो कि यहाँ उतनी नहीं है। तो वो वाइबल ऑप्शन है, वहाँ पर खुले हुए होते हैं इस तरह के क्लाउड किचन। बहुत ज़्यादा है यूके के अंदर। अच्छा। यूएस के अंदर क्लाउड किचन्स बहुत ज़्यादा है। आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, पाकिस्तान के अंदर भी है, पाकिस्तान में तो हैं और क्लाउड डिलीवरी। किचन्स हैं। अच्छा। क्लाउड किचन जो है यूके में, यूएई से पहले वहाँ पे क्लाउड किचन्स थे, बहुत पुराने हैं। ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे बहुत पुराना है यहाँ, लेकिन यहाँ पर नहीं था। लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कमर्शियल करके बहुत सारी चीज़ें कि भाई आप कमर्शियल किचन के अंदर ही बनाएंगे, जहाँ पर पाकिस्तान में इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी पाकिस्तान में कहीं से भी बना के भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो आपको रेगुलेशंस का ख्याल रखना है, लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। कमर्शियल किचन के अंदर ही आप बनाएंगे, घर से नहीं बना सकते। कमर्शियल किचन के अंदर जहाँ पर म्यूनसिपैलिटी की फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शन पॉसिबल हो, वहीं बनाएंगे। ये नहीं है कि आपके लिए अलग से कोई इंस्पेक्टर अलग एक जगह पे जाएगा। नहीं, आपने उसको डिक्लेयर करना है, रेस्टोरेंट डिक्लेयर करना है, किचन डिक्लेयर करना है, ताकि उनके पास रिकॉर्ड्स में हो कि यहाँ पे खाना प्रिपेयर हो रहा है, और वो किसी भी टाइम पर आकर आपको इंस्पेक्ट कर सके। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं कि मेरी जो वाइफ है बहुत अच्छा खाना बनाती है, और मैं चाहता हूँ कि इस क्लाउड किचन के बिज़नेस करवा के दे दूँ उनको, वो खाना बनाते रहें और हम पैसा कमाते रहें। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 12 से 18 घंटे की ऑपरेशन आवर्स होती हैं, तो आप को स्टाफ रखना ही रखना पड़ता है, जो कि प्रोफेशनल स्टाफ हो, जिनका एक्सपीरियंस हो थोड़ा बहुत, जो कि हार्ड वर्क कर लें। आपकी वाइफ जो है वो 12 घंटे तक किचन के अंदर आपके लिए खाना भी नहीं बना सकती। सही है ना? वो दूसरों के लिए क्या बनाएंगी? वो 2 दिन बनाएंगी और उसके बाद फिर जो है ना आपका कॉन्सेप्ट बंद हो जाएगा। और इतना ज़्यादा हार्ड वर्क आप नहीं करवाएंगे ना, अपनी वाइफ से नहीं करवाएंगे आप। तो ऐसा भी नहीं है कि आपने एक दफ़ा खाना बना दिया, फ्रिज में रख दिया, उसके बाद फिर किसी नो 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 ये तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ग्रिल्स हैं फॉर एग्जांपल। ग्रिल्स आप जब ऑर्डर आ जाएगा तो उसके बाद कोयले सुलगाएंगे आप, और उसके बाद फिर सीखें रखी जाएंगी उस पर, और उसके बाद फिर कबाब बनेंगे, और उसके बाद फिर डिलीवर होंगे। तो इट्स हार्ड वर्क, मतलब टेक्निकल काम है कि आप दोपहर में नहीं करेंगे। ये ज़्यादातर बारबेक्यू दोपहर में नहीं, वो कहीं कहीं होता भी है दोपहर में भी। नहीं, जब ऑर्डर आएगा करना पड़ेगा आपको। जब आपने लाइव किया हुआ है कि भाई मिक्स बारबेक्यू प्लेटर है आपके मेन्यू के अंदर, सही है, तो अगर जब ऑर्डर आ जाएगा तो आपको बनाना पड़ेगा, चाहे वो दिन हो, रात हो, सुबह हो। कुछ क्लाउड किचन से 24 घंटे ऑपरेट कर रहे होते हैं। शिफ्ट्स में 3 शिफ्टों में काम हो रहा होता है, क्योंकि उनकी कुजीन ऐसी है। जैसे फॉर एग्जांपल बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़ हैं, रात के 4 बजे भी ऑर्डर्स आते हैं उनके, बिल्कुल सुबह के 5 बजे भी ऑर्डर्स आते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग नाइट लाइफ दुबई की एंजॉय करके जा रहे हैं वापस, अब उनको लगी है सुबह के वक्त भूख, तो वो खोलेंगे तलाबात और फिर वो ऑर्डर करेंगे, पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे, ड्रिंक्स ऑर्डर करेंगे, और वो तो सुबह के वक्त भी ऑर्डर्स आते हैं। तो क्या करते हैं लोग कि जो 24 घंटे की ऑपरेशन आवर्स, तो वो स्टाफ कम कर देते हैं अपना सुबह के वक्त, लेकिन फिर भी अपना स्टाफ रखते हैं कि कुछ ना कुछ ऑर्डर्स सुबह के वक्त भी आते रहते हैं। तो ये ज़बरदस्त बिजनेस हो रहा है इस वक्त के, ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑर्डर्स जा रहे हैं, और सारी चीज़ें ऑनलाइन हुई हुई हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन पे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आपका POS सिस्टम जो है वो कनेक्टेड है आपके मोबाइल से, आप देख रहे हैं ऑर्डर आया हुआ है, प्रिपरेशन हो रही है, डिलीवर हो गए, आज इतने ऑर्डर्स थे डिलीवरू पे, आज इतने ऑर्डर्स थे करीम पे, आज इतने ऑर्डर्स थे स्माइल पे, तलबात पे इतने ऑर्डर्स थे, ये ऑर्डर रिजेक्ट हो गया, इस वक्त आया था, इस वक्त कौन था शिफ्ट में, सुपरवाइज़र कौन था या शेफ़ कौन था, आपने पूछा ये ऑर्डर क्यों रिजेक्ट हुआ, वो बताएगा कि वो जो है ना मटेरियल ख़त्म हो गया था फॉर एग्जांपल। तो मटेरियल ख़त्म हो गया तो ये शेफ़ की ज़िम्मेदारी कि उसने इंटीमेट नहीं किया। अदरवाइज़ ये ऑर्डर रिजेक्ट हो गया क्योंकि राइडर
लेट आया या कैंसिल हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं अब, लेकिन आप ओवरऑल आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। अपनी पॉजिटिव चीज़ें भी देख सकते हैं कि आपका कौन सा आइटम ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, स्टार आइटम कौन सा है, स्टार प्रोडक्ट कौन सा है आपका, तो उस पर फोकस करते हैं। फिर आप अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स को उसके हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, फिर सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चलाते हैं उस पर्टिकुलर आइटम को लेकर। तो फिर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं अपने आप को, एक डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करते हैं मार्केट के अच्छा, अंदर। आपने एक दफ़ा बात भी की थी और मैंने आपकी एक वीडियो भी देखी थी टिकटॉक पर जिसमें आप पूरा किचन का टूर करवा रहे थे। उसमें मल्टीपल किचन्स फॉर्म हुए हुए थे विद इन एक फैसिलिटी। उसमें प्रॉब्ली एक साइड पर लेट से बारबेक्यू हो रहा था, दूसरी साइड पर फिश का एक स्टेशन था, एक और जगह पर कम्प्लीटली डिफरेंट कुजीन चल रही थी। तो ये पार्टनरशिप मॉडल्स होते हैं, किस तरह से होता है ये कि आप एक ही जगह पर एक ही प्रेमिसेस में डिफरेंट मॉडल्स चला रहे होते हैं, एक ही बंदा कर रहा होता है, किस तरह से होता है ये? बहुत ही आसान अल्फाज में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे बिजनेस सेंटर्स का कॉन्सेप्ट है, हाँ, हाँ, एक बंदे ने पूरा फ्लोर ले लिया है ठीक है। और उसमें बहुत सारे ऑफिसेज बना दिए हैं, हुँ, ठीक है। और उसके बाद फिर वो सारे जो यूनिट्स बनाए उसने हुँ, ऑफिसेज के, वो अलग अलग ब्रांड्स को, अलग अलग कंपनीज को दे दिए उसने। इसी तरह से इसको कहते हैं बैंक्वेट किचन। जो आपने देखी थी वीडियो, दैट इज़ कॉल्ड बैंक्वेट किचन, कि एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, उसके अंदर 20 छोटे छोटे किचन बने हुए हैं। छोटे ठीक से है। मुराद छोटे नहीं होते, बड़े ही होते हैं वो भी, हमारे हमारे घरों के किचन से तो बड़े होते हैं। हुँ, तो वो बने हुए, उसके अंदर हर किचन के अंदर सारी फैसिलिटीज़ हैं। उसके अंदर बर्नर भी है, हॉट प्लेट भी है, फ्रायर भी है, और सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, चिलर भी है, रेफ्रिजरेटर भी है, सारी चीज़ें उसके अंदर। तो हर कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक एक किचन जो है अलग अलग ब्रांड को दे दिया जाता है। ये हुँ, कॉन्सेप्ट है। जिस तरह से एक बिजनेस सेंटर का कॉन्सेप्ट है कि एक फ्लोर पे बहुत सारे ऑफिस बनाकर अलग अलग कंपनीज को दे दिया जाए, इसी तरह से ये कॉन्सेप्ट है कि एक फ्लोर के ऊपर किचन्स बनाकर अलग अलग ब्रांड ओनर्स को दे दिया जाए। अब सही है। वो ब्रांड ओनर चाहे तो उस अपने किचन के अंदर, मतलब किचन नंबर 3 के अंदर से 5 ब्रांड चला ले, हुँ, उनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं अकॉर्डिंग है। टू द म्युनिसिपैलिटी गा गाइडलाइंस। अकॉर्डिंग टू म्यूनसिपैलिटी गाइडलाइंस, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस, आपको ट्रेड नेम सारे रिजर्व करने होंगे, और उसके बाद फिर अकाउंट ओपनिंग करनी होगी तलाबात पे, डिलीवरू पे, नून पे, करीम पे, स्माइल पे, और उसके चार्जेस देने होंगे। सबकी अलग अलग फ़ोटोग्राफी करवानी पड़ेगी। अच्छा, फ़ोटोग्राफी की भी अपनी एक साइंस है, हुँ, फूड हुँ, फोटोग्राफी की, कि फूड फोटोग्राफी जो है, एक अच्छा फोटोग्राफ़र अच्छी फूड फोटोग्राफी नहीं ले सकता। हुँ, फूड फोटोग्राफी की साइंस ही अलग है, उसकी प्रेजेंटेशन ही अलग है। मतलब अगर एक अच्छा लैंडस्केप फोटोग्राफर है, वो फूड फोटोग्राफी अच्छी नहीं ले सकता। जिस तरह से आपको पता है कि एक अच्छा फैशन फोटोग्राफर जो है, वो लैंडस्केप की अच्छी पिक्चर नहीं ले सकता, वो एक अलग है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी अलग है। इसी तरह से इसकी स्पेशलाइजेशन अलग है, फूड फोटोग्राफी की स्पेशलाइजेशन अलग है। हुँ, तो मैं हमेशा बताता हूँ कि फ़ोटोग्राफी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज पीपल ईट विद देयर आइज़ फर्स्ट। हुँ। आज ही मेरी वाइफ़ कह रही थी कि वो एक स्पेसिफ़िक बिरयानी हमने ट्राई की, जिसमें हमने कहीं और खाई थी, वो बहुत अच्छे टेस्ट में थी, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आई। वो क्यों नहीं आई? क्योंकि उसमें उस बिरयानी में कलर नहीं था। तो जब हमने घर पे बनाई वही वाली बिरयानी, एग्जैक्टली वही चीज़ थी, बस उसमें कलर ऐड कर दिया था। बच्चे कह रहे थे ज़बरदस्त है ये। ज़बरदस्त है। तो वो कलर वाकई इम्पैक्ट करता है। मैं प्रेजेंटेशन भी इम्पैक्ट करता है। मैं आपको बताता हूँ कि एक मैं नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़े फूड व्लॉगर हैं, हुँ, और फूड के से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, हुँ, यूएई के अंदर ही हैं। हुँ, और मैंने मैंने एक खाना भेजा उनको, और दो अलग अलग खाना भेजा, दो बिरयानी भेजी उनको। एक अलग अलग सी पैकेजिंग में थी, बकेट बाल्टी में थी, बेसिकली मटके में थी, बेसिकली मिट्टी के मटके में थी, और सही, पैकिंग हुई हुई थी अच्छी सी, और अच्छे से एनवलप में। और ठीक है, और वही बिरयानी मैंने एक एलुमिनियम कंटेनर में उनको भिजवाई, और सही, उनसे रिव्यू लिया एज सीनियर, कि भाई आप इतने बड़े फूड व्लॉगर हैं और आपने फूड रिव्यूअर हैं, समझ गया मैं। तो आप मुझे बताएं। मैं हुँ, नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है, फिर सही नहीं होता। लोगों को हाँ, पता चल जाएगा कि किसकी बात हो रही है। हुँ, तो मैंने बोले कि आपकी वो मटका बिरयानी तो अमेजिंग है, हुँ, आउट क्लास, मैं फिर से खाने आऊँगा आपके पास। और ये जो दूसरी बिरयानी आपने भेजी है ना, इसको तो बंद कर दें, डिसकंटिन्यू कर दें, ये बहुत ही बेकार। अच्छा, मुझे पता है कि दोनों एक ही पतीले से गई हुई है, दोनों बिरयानी सेम पतीले से गई हुई है। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक सेंस रखने वाला बंदा जो कि फूड रिव्यू करता है इतने रेस्टोरेंट्स का जाके, वो उसको भी नहीं पता चल सका कि ये, तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है प्रेजेंटेशन का।
अच्छा, मैं आपको ना एक फ़्लो बताता हूँ कि फ़्लो किस तरह से है कि सबसे पहले आपका नाम बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट का नाम बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके किचन का, आपके क्लाउड किचन का या रेस्टोरेंट का नाम अच्छा होना चाहिए, फिर उसके बाद लोगो भी आपका अच्छा होना चाहिए। सही, सबसे पहले वो नाम पड़ेगा आपका, फिर वो आपका लोगो देखेगा। तो ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर थर्ड नंबर पे फूड फोटोग्राफी आती है कि फ़ूड फोटोग्राफी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर ठीक फूड है। फोटोग्राफी नहीं होगी तो फिर वो बाहर निकल जाएगा। एप्लीकेशन है ना, उसको उसके पास 100 ऑप्शन आ रहे हैं, वो आपको एक एक करके उसको इंगेज करना है। तो सबसे पहले नाम अच्छा होगा, फिर उसका लोगो भी बहुत शानदार बना हुआ होगा, फिर फूड फोटोग्राफी भी एक प्रोफेशनल फूड फोटोग्राफर से हुई होगी। ये हो गए, ये तीन तीन हिस्से हो गए। उसके बाद फिर उसकी होती है फूड की पैकेजिंग। फोर्थ स्टेज, पैकेजिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप ट्रांसपेरेंट की सी थैली में भेज देना तो बहुत अच्छा खाना भी भेजेंगे तो वो डिसअपॉइंटमेंट ही होगी और बैड रिव्यू ही यार आएगा आप हर इसका। चीज़ को मुझे यूट्यूब पे लेके चले जाते हैं, क्योंकि यूट्यूब में क्या होता है, आपकी थंबनेल अच्छी होनी चाहिए, हाँ, टाइटल इंसाइटिंग होना चाहिए, पैकेजिंग अच्छी हो गई, उसके बाद आप उसको जब सामने आएगा तो उस पर क्लिक करता है बंदा, तो शुरू के एटलीस्ट 5 to 10 सेकेंड्स बहुत बहुत एंगेजिंग ज़्यादा होने चाहिए। एंगेजिंग होनी चाहिए। तो ट्रू। ये तो कंप्लीटली हर चीज़ जो है ना, मुझे लगता है हर जगह से कहीं ना कहीं, इवन अमेजोन के अंदर भी इसी तरह से होता है, तो ये पूरी की पूरी साइंस हर जगह इम्प्लीमेंट हो जाती इम्प्लीमेंट है। होती है, हम्म, देखें। हम्म, तो ये जो मैंने फोर्थ स्टेप पे आपको बताया कि पैकेजिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक हाँ, है। फिर फिफ्थ स्टेज आती है कि जब बॉक्स खुल जाएगा वो आपका, हम्म, तो प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। और फिर सिक्स्थ स्टेज, जो लास्ट स्टेज है, वो है टेस्ट, हम्म, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सिक्स्थ स्टेज सबसे लास्ट स्टेज है। हम्म, अच्छा, यहाँ पर ये डिपेंड, ये चीज़ जो है ना, कस्टमर रिटेंशन करेगा आपका, आपका कस्टमर रिटेन होगा या नहीं होगा, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है। टेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें भी अच्छी होनी चाहिए वहाँ उससे तक पहले, पहुँचने के लिए। वहाँ तक पहुँचने के लिए। हाँ। अगर लोगो अच्छा नहीं होगा, नाम अच्छा नहीं होगा, या फूड फोटोग्राफी अच्छी नहीं होगी, ऑर्डर ही प्लेस नहीं होगा आपके पास। हम्म, और अगर ऑर्डर प्लेस हो गया और अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी नहीं थी, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं थी, तो वही वाला जो मैंने अभी आपको एग्जांपल के तौर पे बताया कि कितना दोनों दोनों पैकेजिंग में सेम खाना था, लेकिन पैकेजिंग की वजह से एक खाना उसको बहुत अच्छा लगा और एक खाना बोल रहा है और डिसकंटिन्यू कर दें वो बिरयानी अच्छा, आपको। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगेन मैं यूट्यूब पे लेके आता हूँ, क्योंकि अगर आपकी वो ऑडियंस ही नहीं है, आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं लेकिन उस बंदे को बिरयानी खानी नहीं थी, हम्म, तो आप लेके आ जाएं उसके सामने बिरयानी, वो कुछ खाएगा ही नहीं, कभी भी नहीं खाएगा वो। नहीं खाएगा। इसी तरह से कोई वीडियो आप टॉपिक कितना भी अच्छा कर लें, थंबनेल कितनी भी अच्छी कर लें, लेकिन उस टॉपिक पे उसको देखना ही नहीं है वीडियो, ट्रू, तो कभी क्लिक ही नहीं करेगा उसको। ट्रू, ट्रू, तो ट्रू। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी नीश समझ लें कि कहाँ पर आप किसको टारगेट कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये शुरू बहुत में। इंपॉर्टेंट है। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि जो ये एग्रीगेटर एप्लीकेशंस हैं, ये इतने स्मार्ट हो गए हैं हम्म, कि वो आपका ट्रेंड देखते हैं, आपका ट्रेंड मॉनिटर करते हैं कि भाई आप किस खाने को ज़्यादा पसंद करते हैं। हम्म, दिन के वक्त अगर ऑर्डर करते हैं तो क्या ऑर्डर करते हैं, रात के वक्त अगर आप ऑर्डर करते हैं तो क्या ऑर्डर करते हैं, हम्म, ठीक है। अगर आपको मिडनाइट क्रेविंग होती है तो नॉर्मली आपका क्या पैटर्न है, आप आप के आईडी से हो रहा है, आपकी वाइफ की आईडी से हो रहा है, एक ही आईपी से हो रहा है, बहुत सारी चीज़, बहुत सारा डेटा ये कलेक्ट करते हैं। हम्म, उसके हिसाब से जब आप रैंडमली सर्च करेंगे ना, अगर आप किसी तलबात की एप्लीकेशन पे जाकर, तो यू विल बी अमेज्ड, आपको वही ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे जो जो आपको आपको खाने चाहिए। हैं, हाँ, हाँ, जो आपको खाने हैं, हम्म, जो इस वक्त आपका खाने का दिल कर रहा है, वही मतलब आपकी वाइफ से ज़्यादा ये आपको आप ए, एआई जानती है आपको ना इस वक्त, हाँ, आपकी वाइफ से ज़्यादा पहचानती है वो आपको कि आपको इस वक्त किस चीज़ हम्म, की ज़रूरत है। हम्म, तो ये ऐसा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे जो है ना, इस पे फोकस किया जाता है कि भाई उसको दिखाए शुरू में वो, ताकि वो उसके पास वो भी तो टाइम है ना कि वो स्विच कर ले, तलबात को क्लोज करके नून पे चला जाए और नून से ऑर्डर प्लेस कर दे। तो तलबात चाहेगा कि भाई अब मेरे पास आ गया है, जिस तरह से आप चाहेंगे कि आपके पास क्लिक हो गया है, आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू उसने देख लिया है, तो वो चेकआउट तक जाए। इसी तरह से तलबात भी तो चाहेगा कि उसने एप्लीकेशन ओपन कर ली है तो ये लाजमी चेकआउट करे। तो उसके पीछे इतनी ज़्यादा वर्किंग है, इतनी ज़्यादा हैविली इन्वेस्टमेंट है हम्म, एआई पे, हम्म, कि वो सारा डेटा जो आप इस वक्त अगर आपने फेसबुक पे कोई वीडियो देखते हुए आपने फ़ौरन से तलबात खोला, तो उसको पता चल जाएगा कि आपने कोई फूड की वीडियो देखते हुए तलबात खोला है, हम्म, तो इसका मतलब है कि अभी यही ऑर्डर करने लगा है, तो सबसे पहला ऑप्शन ही वही आएगा। भले उसकी रेटिंग अच्छी नहीं थी, उसको वो दिखाना नहीं था, लेकिन वो सबसे पहले उसको आपको वो ऑप्शन दिखाएगा, क्योंकि वो चाहेगा कि आप चेकआउट करें ताकि उसको बिजनेस मिले। हम्म, रेस्टोरेंट को तो बिजनेस मिलेगा, क्लाउड किचन को तो बिजनेस मिलेगा, लेकिन तलबात को भी तो तलबात भी बिजनेस मिले, मिलेगा ना। बिल्कुल सही बात है। तलबात का तो बिजनेस मॉडल ही यही है। हाँ, तो वो ये बहुत ज़्यादा जो है ना इस चीज़ पे काम हो रहा है, और हर एप्लीकेशन इस वक्त इस चीज़ पे काम कर रही है। करीम, नून,
और डिलीवरू, तलबात, स्माइल सभी इस एआई पे काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हेवली इन्वेस्टमेंट हो रही है एआई पे इस टाइम पे। अच्छा शारिक भाई, अगर मैं कोई क्लाउड किचन खोलना चाहता हूँ और मैं किसी भी XYZ एरिया में रह रहा हूँ दुबई में, तो मेरा पहला जो प्रेफरेंस होगी, जिसे कौन सा बायस कहते हैं पता नहीं, मैं सर्वाइवर बायस तो नहीं होगा, खैर वो एक बायस होगा मेरा कि स्पेसिफिक एरिया में जब मैं रह रहा हूँ तो मैं कहता हूँ यहीं खोल लेता हूँ मैं, ताकि मुझे आना जाना भी आसान हो जाए, देखना भी आसान हो जाए। एरिया पिक करना कितना इम्पॉर्टेंट है, और प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमाइज करने के लिए क्लाउड किचन के अंदर क्या टिप्स हैं आपके पास? देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए हम बिज़नेस की तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब है कंफर्ट लेवल तो आपने वैसे ही छोड़ दिया ना। आप बिज़नेस की तरफ आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं आप अपना, तो वैसे ही छोड़ दिया। तो आपको ये देखना है कि आपका वो पर्टिकुलर कुजीन कहाँ पर बिक सकता है और कहाँ पर अच्छे पैसों में बिक सकता है, कहाँ पे बिकेगा ज़्यादा और कहाँ पे अच्छे पैसों में बिकेगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर आप एक अच्छे एरिया की तरफ जाएंगे जहाँ का एवरेज टिकट साइज़ अच्छा होगा, बड़ा होगा, सही है, लोगों का एवरेज टिकट साइज़ एक 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 पर्टिकुलर एरिया के अंदर 25 दिरहम है और एक एरिया के अंदर 60 दिरहम है, एक एवरेज टिकट साइज़, क्योंकि वहाँ पे बाइंग पावर अच्छी है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी इनकम अच्छी है, तो वो एक टाइम के फूड पे जो उनका एवरेज टिकट साइज़ है वो ज़्यादा होता है। तो उससे होता क्या है कि ओवरऑल आपकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। आप किसी भी एरिया में वो किचन रखें तो फूड की कॉस्ट तो सेम रहेगी ना आपकी, क्योंकि वो तो सेम वेंडर से आ रहा है आपके पास, चाहे वो एरिया ए में है आप या एरिया बी के अंदर है आप। लेकिन एरिया बी के अंदर फ़ायदा ये है कि आप वो चीज़ 25 दिरहम का नहीं, आप 50 दिरहम का बेच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर दूसरी जगह पे 50 दिरहम का बेचेंगे कोई नहीं लेगा। और एक और मैं आपको बात बताऊं कि अगर एरिया बी के अंदर अगर आप 25 दिरहम का बेचेंगे तो भी कोई नहीं लेगा। उनको लगेगा कि पता नहीं ये हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, पता नहीं सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स यूज़ की गई हैं। और नेट प्रॉफिटेबिलिटी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी जब आप 50 दिरहम का बेचेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना ओवरऑल बिजनेस करना, ओवरऑल रेवेन्यू, ओवरऑल सेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। आपको पैसा कितना एंड ऑफ द मंथ कितना पैसा बच रहा है, आपकी जेब में कितना पैसा बच रहा है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है? वो कितनी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि आप 1 लाख का ओवरऑल रेवेन्यू इकट्ठा किया, आपने 10,000 आपको बचे एंड ऑफ द मंथ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने 60,000 का बिजनेस किया और आपको 20,000 बच गए। तो दोनों में से ज़्यादा बेहतर कौन सा बिजनेस है? ये बेहतर है कि आपका फोकस कम लगा, इसमें मैन पावर भी कम लगी, हैसल कम हुआ, 60,000 का बिजनेस किया, लेकिन एंड ऑफ द मंथ क्योंकि आप एक ऐसे एरिया में काम कर रहे थे जहाँ का टिकट साइज़ अच्छा था, नेट प्रॉफिटेबिलिटी आपको ज़्यादा मिली उसकी वजह से, और आपको ज़्यादा पैसे बच गए एंड ऑफ द मंथ। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और इसको हमेशा जो है ना एक करना चाहिए। और एक जो सबसे बेहतर चीज़ है ना एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स पे जो क्लाउड किचन्स में, वो आपको लेवल प्लेइंग फील्ड दे देती है। मतलब एक रेस्टोरेंट है जिसने 5 मिलियन दिरहम खर्चा किया हुआ है, एक रेस्टोरेंट है जिसने 5 लाख दिरहम खर्चा किया हुआ है। आप दोनों जगह जाएंगे, आप ही जाएंगे दोनों जगह, और आप जज करेंगे ना उसको कि यार 5 मिलियन क्लाउड किचन पे भी खर्च? नहीं, रेस्टोरेंट, मैं एक रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ कि एक रेस्टोरेंट है 5 मिलियन दिरहम उसने लगाए, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है, और एक कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट है जिसने 5 लाख लगाए सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। आप जाएंगे तो आपको 5 मिलियन वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा और 5 लाख वाला कम अच्छा लगेगा, आप जज करेंगे। लेकिन जब वर्चुअल एग्जिस्टेंस होती है ना आपकी, तो आपको कोई जज नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं, तलबात पे जो 5 मिलियन वाला रेस्टोरेंट है उसको जो स्क्रीन साइज़ मिलेगा वो उतना ही मिलेगा जो आपने 1-1.5 लाख लगा के क्लाउड किचन खोला, स्क्रीन साइज़ उतना ही मिलेगा, और वही पूरा मैकेनिज्म होगा। आपको क्लिक करना होगा, उसका मेन्यू खुल जाएगा आपके पास, अगर कोई क्लिक करेगा तो आपका मेन्यू खुल जाएगा 100%। और आप प्राइस वाइज कॉम्पीट कर सकते हैं उससे, क्योंकि उसके ओवरहेड्स बहुत ज़्यादा हैं, उसका रेंटल बहुत ज़्यादा है, वो सैलरीज जितनी दे रहा है, इतना अच्छा खासा स्टाफ रखा हुआ है, वो सारी चीज़ें ज़्यादा है, यूटिलिटी का बिल ज़्यादा है, आपका ये सारी चीज़ें नहीं है। इसी वजह से जो क्लाउड किचन के कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कामयाब हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं, और ये फ्यूचर बिजनेस है। मैं इसको फ्यूचर बिजनेस कहता हूँ कि आने वाले वक्तों में ये कैजुअल डाइनिंग के कॉन्सेप्ट्स को ख़त्म कर देगा और सारे कैजुअल डाइनिंग के कॉन्सेप्ट जो है ना वो शिफ्ट हो जाएंगे क्लाउड किचन की तरफ। फाइन डाइनिंग रह जाएगा, फाइन डाइनिंग के कॉन्सेप्ट्स रह जाएंगे, प्रीमियम डाइनिंग के कॉन्सेप्ट्स रह जाएंगे, फूड ट्रक्स रह जाएंगे। कॉस्ट आई बिलीव, क्योंकि कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो सब लोग इसके तरफ जाएंगे कि क्यों, और ट्रेंड भी चेंज हो रहा है ना। मैंने जैसे कि आपको बताया, राइडर्स की तादाद बढ़ती चली जा रही है क्योंकि ट्रेंड ज़्यादा डिलीवरीज पे बढ़ता जा रहा है हम लोगों का, यहाँ के रेजिडेंट्स का। तो इस वजह से पूरा जो है मॉडल जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। वैसे तो बहुत टाइम हो गया, तकरीबन 1.5 घंटे की पॉडकास्ट ऑलमोस्ट हो जाएगी है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त दुबई के हिसाब से
एग्रीगेटर्स के पास हाई टिकट आइटम्स जो आते हैं या सेल, दोनों टर्म्स में सेल कहाँ से ज़्यादा होती है और हाई टिकट आइटम्स कहाँ पर कौन सा एरिया प्रोड्यूस करता है, ऑर्डर्स प्रोड्यूस करता है? देखिए, अगर आप JBR, मरीना, JLT साइड पे देखें तो ये सबसे ज़्यादा, यहाँ का टिकट साइज़ सबसे ज़्यादा अच्छा है, ठीक एवरेज है। टिकट साइज़ यहाँ का सबसे ज़्यादा ओके। अच्छा है। और अगर कुज़ीन की बात करें तो आप अरबिक कुज़ीन्स की बात करें, ओके। आप टर्किश की बात करें, पर्शियन की बात करें, थाई की बात करें, मोरक्कन डिशेस की बात करें, कोई भी चीज़ नई आप मार्केट में के अंदर लेकर आएंगे ना, तो यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है कि ख़ास तौर पे जो अरबी हैं वो ट्राई ज़रूर करते हैं। तो वहाँ और वो ज़्यादा पे करके ही ट्राई करते हैं। अगर आप उसकी प्राइस को कम करके बेचेंगे, फिर भी प्रॉफिट बना रहे होंगे आप, अगर लेकिन आप कम कर देंगे वो लेंगे नहीं। तो ये कंज्यूमर बिहेवियर का जो स्टडी है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन एरियाज़ के अंदर जो अच्छे एरियाज़ हैं वहाँ काम करें, ऐसे कुजीन पे काम करें जिनको आप हाई वैल्यूज़ पे सेल कर सकें। बिरयानी नहीं बेच सकेंगे आप इतनी महंगी वहाँ पर, हाँ, कढ़ाई नहीं बेच नहीं, आप सकेंगे, बिल्कुल कौरमा सही नहीं कह बेच रहे हैं। सकेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं अक्सर पॉडकास्ट कर रहा होता हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ कोलैबोरेट कर रहा होता हूँ। मेरे एक फ्रेंड है बहरोज़, उनके साथ भी मैं पॉडकास्ट करता हूँ। तो हम वन वन ऑन वन कोचिंग भी कर रहे होते हैं। तो हम लोगों के रेट्स काफ़ी चेंज हुए हैं बहुत सारी चीज़ों के बाद, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के बाद। तो मुझे वो कहता है कि जब शुरू शुरू में वो कोचिंग करता था तो कहता था कि यार मैंने $40 पर आवर रखी हुई थी। हालांकि वो खुद जो जॉब कर रहा है वो आई थिंक कुछ नहीं तो $200 पर आवर की जॉब कर रहा है इटसेल्फ। लेकिन अच्छा। उसने क्योंकि यूट्यूब स्टार्ट किया था तो उसने नया नया था, तो उसने बोला था जस्ट एज अ टिकट साइज टेस्ट करने के लिए $40 पर आवर का उसने वो रखा था अपना प्राइस। तो उसके पास जो पहला लीड आई और पहला उस कंसल्टेंसी के लिए आया बंदा, तो उसने बोला लिटरली मैं ये समझा कि तुम बहुत बड़े कोई स्कैमर हो, क्योंकि तुमने जो पैसे रखे हुए हैं ये तो जो तुम काम कर रहे हो ये उससे मैच ही नहीं कर रहे। तो मैं हाँ, ये समझ रहा था कि तुम कोई स्कैम करो, लेकिन मैंने कहा चलो मैं देख लेता हूँ कि है क्या। जज करते हैं लोग, हाँ। बहुत ज़्यादा जज करते हैं हाँ। लोग। ऐसा है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बंद हो गए। बर्शा के एरिया के अंदर एक रेस्टोरेंट स्टार्ट हुआ था जो कि 12 दिरहम की बिरयानी बेच रहा था। अच्छा। और मेरे पास वो आए थे कि क्या मैं 9 दिरहम कर दूं बिरयानी, बहुत अच्छी क्वालिटी की बिरयानी, चिकन भी अच्छी, राइस भी अच्छा। मैंने हाँ। बोला 35 दिरहम कर दे, हम्म। बिकेगी। लेकिन उसी रेस्टोरेंट में जब 9 से 35 दिरहम होगी तो फिर तो नहीं लेंगे ना नहीं, लोग। कॉन्सेप्ट अलग किया उन्होंने, नाम अलग किया उस बिरयानी का हाँ। कि फलानी बिरयानी, हाँ। मटका बिरयानी, इस तरह से करके, और कॉन्सेप्ट अलग कर दिया, हम्म। बिकना शुरू हो गई। और वो हम्म। बिकना, वो खुश हो गए। सेम हम्म। बिरयानी जो है उन्होंने अलग ज़्यादा कॉन्सेप्ट करके बेचना शुरू कर दी सही। 35 दिरहम की। क्योंकि उस एरिया में मुझे पता है कि 12 दिरहम जो है ना, वो उनको लग रहा है कि यार तो ये तो लेबर्स वगैरह के लिए खुली है, हाँ। हाँ। ये जो है ना बाइक राइडर्स वगैरह आएंगे, बैठेंगे, खाएंगे यहाँ पर। हम्म। वो अपने हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से समझ नहीं रहे थे, पता नहीं कौन सी चिकन यूज़ कर रहे हैं, पता नहीं कौन से चावल है, टेस्ट भी अच्छा नहीं होगा। हालांकि बहुत अच्छा टेस्ट था, वो ट्राई नहीं कर रहे थे क्योंकि प्राइस बहुत कम थी। कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बिज़नेस के अंदर, कि कौन से एरिया के अंदर आप खोल रहे हैं, क्या आपका एवरेज टिकट्स है, क्या प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है, कंपटीशन क्या कर रहा है आपका। बहुत सारी चीज़ें जो है ना इसमें इन्वॉल्व हुई हुई थी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नो यार, इट्स वेरी इंसाइटफुल फॉर मी एज वेल। और मैं बहुत सारी चीज़ों को रिलेट कर पा रहा था इस पूरी पॉडकास्ट के अंदर। ऑल्दो टाइम हमारे पास वैसे लिमिट तो नहीं होती, लेकिन फिर लोग नहीं देखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पॉडकास्ट हो हाँ, जाती ट्रू है। ट्रू। सो दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट कि हम उसको लेंथ में रखें। मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ ये। इट तो वाज वंडरफुल मीटिंग यू आल्सो। मैं सेम चाहता ईयर। था कि मुलाकात हो जाए, और थैंक यू वेरी नहीं मच नहीं, फॉर ये कनेक्शन इनवाइटिंग। बनते हैं। ये पॉडकास्ट जो है इट्स जस्ट अ वे फॉर मी टू कनेक्ट टू पीपल। उसमें बहुत चीज़ें मैं सीखता हूँ खुद। इस तरह की कन्वर्जेशन अगर मैं कोई यूट्यूब चैनल नहीं बनाया होता तो कभी भी नहीं हो पाती। ट्रू बहुत मुश्किल होता ट्रू। है किसी के साथ भी इस तरह से कनेक्ट करना। और एक टॉपिक को लेके डेढ़ डेढ़ घंटा डेढ़ बात घंटा करना। बात करना और उसमें डीप अंदर उसमें जाना। मैंने इससे पहले भी एक पॉडकास्ट की थी, वो शेफ़ के साथ की थी, और उनसे भी कुछ इसी पॉइंट्स पे टच किया था। और आपसे वैलिडेशन मुझे मिल रही है कि वो पॉइंट्स भी इसी तरह से उन्होंने बताए थे। True. लेकिन क्योंकि आप बिजनेस कंसल्टेंट हैं, वो क्योंकि वो शेफ़ थे तो वो दूसरी तरह से बात कर रहे थे। तो अगर किसी को बिल्कुल अपना कोई बिजनेस का आइडिया हो तो आप शारिक से बात कर सकते हैं। मैं आपका जितना भी लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे हैं आप? हाँ, या मैं लिंक्डइन पे लिंक्डइन भी पे भी हैं हूँ, आप? और लिंक्डइन आपका मेजर प्लेटफॉर्म टिकटॉक है आई बिलीव। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम। फेसबुक। ओके। मैं लिंक ट्री का आपको वो लिंक दे दूंगा, तो उस पे मैं वहाँ हाँ, से कोई वहाँ से मुझे सब कुछ। व्हाट्सएप पे भी कुछ लोग कनेक्ट कर सकते ठीक है, हैं सही है। मैं बिल्कुल मेरी सारी टीम सारी के साथ। डिटेल आपको आपकी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एंड देन दे कैन टॉक टू यू और वट एवर द केस इज। For आखिर में sure. कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने गोल्स को सेट करना चाहिए, और वी आर नॉट मेड फॉर जॉब्स ओनली। अल्लाह ताला ने हमें किसी की नौकरी करने के लिए यकीनन नहीं बनाया था, लेकिन हमें लगता है कि हमें सिर्फ नौकरी के लिए बनाया गया है। हाँ। और अपने गोल्स को सेट करें और अपना लर्निंग साइकिल पूरा करें। जॉब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उसी में लर्न करते हैं। आप जॉब के बगैर अगर आप अपना स्टार्टअप करेंगे तो ज़्यादातर फेल हो जाएंगे। अपनी जॉब को कंप्लीट करें, लेकिन अल्टीमेटली आपका टारगेट होना चाहिए कि आप जॉब लेने वाले से
जॉब देने वाले ज़रूर बन जाए। तो ये मैसेज मैं देना चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म से लोगों को। चलें यार, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स मोस्ट थैंक्स अ वेलकम, लॉट, थैंक मोस्ट यू। वेलकम।